ओके स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वो मतलब कि कल हम जो डिस्कस कर चुके थे वो था आपका एक तरह से एपिलेप्सी। हमने एपिलेप्सी को देखा कि उसका सारा क्या सीन होता है और एपिलेप्सी के सारे मैकेनिज्म को हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो एपिलेप्सी है वो कैसे होती है और उसकी कितनी कितनी टाइप्स हैं और उनका क्या सीन होता है। लेकिन आज जो हमने मेनली जो डिस्कस करना है वो आपके कल ही के जो लेक्चर था उसको मजीद प्रोसीड करना है, ठीक है। और उसको जिसको पहला टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे वो होगा आपका एक तरह से मैनेजमेंट, ठीक है। जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपके एक तरह से मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी के। हम जो आपकी एपिलेप्सी जो कल हमने पढ़ी थी उसकी मैनेजमेंट क्या है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। देखो, मैनेजमेंट में जो आपको मैं कुछ ड्रग्स लिखवाऊंगा ना, उनका जो मैकेनिज्म होगा वो कल मैं आपको बता चुका हूँ। लाइक आपके एक तरह से वो चैनल होता था, उसमें कोई सोडियम चैनल होते थे, कैल्शियम चैनल होते और क्लोराइड चैनल्स होते थे। अब कल वो आपको बताने का मकसद ये था कि आपको जो है वो फार्मा जो है समझने में आसान नहीं हो, ठीक है। आज जो मेनली डिस्कस करेगी वो मतलब कि मैं आपकी इस फार्मा के ऊपर जो है वो डिटेल से तो डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो सीएनएस की प्रॉपर जो फार्मा है जब हम वो पढ़ेंगे तो वहां पे जो है वो प्रॉपर इन सारे ड्रग्स को हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ जो चीजें हैं जो कॉमन चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि कल मैंने आपको न्यूरोनल डीपोलराइजेशन का जो टॉपिक था वो इसलिए करवाया था ताकि आपको कुछ ना कुछ जो आपकी एपिलेप्सी की मैनेजमेंट है वो आपको जो एपिलेप्सी का जो टॉपिक पढ़ा है उसके साथ ही करवा दूं। तो मतलब कि कुछ ड्रग्स मैं आपको बताऊंगा, उनके कुछ साइड इफेक्ट बताऊंगा, उनका मैकेनिज्म भी बताऊंगा। लेकिन जो डिटेल होगी, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह जब सीएनएस की फार्मा को पढ़ेंगे तो वहाँ मतलब कि हम वहाँ पे हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहली जो मतलब मैनेजमेंट हम दो तरह की कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट जो होगी एक तो मेडिकल मैनेजमेंट होगी कि हम जनाब कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते, कौन सी ड्रग जो है उनको यूज करके आपकी एपिलेप्सी को ट्रीट कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना है, जो आपकी मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी होगी उसको हमने दो टाइप्स में जो है वो पढ़ना है। कौन कौन सी दो टाइप्स में पढ़ना है, एक तो आपकी एक तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। जनाब हम मेडिकल जो है उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और दूसरा आपके एक तरह से नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हमने कुछ आपको मतलब कि कुछ आपके फर्स्ट एड होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जो लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि आप जब वो क्या क्या कर सकती हो। आपको जो एक एपिलेप्सी का जो पेशेंट होगा उसको मतलब कि आपने कैसे मैनेज करना है। अगर वो आपके सामने बेहोश हो जाता है, उसको सीजर आते हैं, तो आपने ऑन स्पॉट जो है उसको कैसे फर्स्ट एड देनी है, वे ये मैं आपको कुछ चीजें जो है वो बता दूंगा। लेकिन पहले जो है हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट को हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो पहले जो आपने लिखना है वो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। और मेडिकल ट्रीटमेंट में जो पहली ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी एक तरह से सोडियम चैनल ब्लोकर। कौन सी होगी आपकी एक तरह से सोडियम चैनल ब्लोकर्स हम डिस्कस करेंगे। अब सोडियम चैनल ब्लोकर्स हम क्यों डिस्कस करें, देखिए कल हमने पढ़ा था कि जब आपके सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस का इन्फ्लक्स हो, और जब पॉजिटिव आयन का इन्फ्लक्स होता था तो आपके न्यूरॉन जो थे वो डीपोलराइज हो जाते थे। और जब वो डीपोलराइज होते थे तो वो अपने में से जो है वो न्यूरोनल फायरिंग करते थे और फिर वो आपकी एक तरह से इनवोलेंट्री मूवमेंट यानी कि सीजर जो है वो जनरेट होते थे। अगर हम क्या करें, अगर हम जनाब आपकी जो सोडियम चैनल्स है, फॉर एग्जांपल ये क्या था, कल हमने पढ़ा था कि ये आपके एक तरह से सोडियम चैनल है और इसमें क्या होता था, आपके पॉजिटिव आयन अंदर आते थे। फिर आपके कैल्शियम चैनल, आपका एक तरह से कैल्शियम चैनल था जिसके थ्रू क्या होते थे, आपके जो कैल्शियम जो डाई वैलेंट कैटोन वो अंदर आते थे। और अगर आपका क्या होता है, अगर आपके क्या होता है कि जो आपके क्लोराइड आयंस है, जो नेगेटिव आयन है, उनका ई फ्लक्स हो वो बाहर की तरफ जाए, तो इन कंडीशन के अंदर क्या होता है, आपको एपिलेप्सी होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम पहला जो स्टेप जो है वो लें, हम जो सोडियम चैनल को एक तरह से ब्लॉक कर दें। जब हम सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो आपके पॉजिटिव आयंस का सेल के अंदर इनफ्लक्स कम हो जाएगा। जब सेल के अंदर पॉजिटिव आयन का इनफ्लक्स कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो सेल होगा वो अब डीपोलराइज नहीं हो सकेगा, वो एक्टिवेट नहीं हो सकेगा। जब वो एक्टिवेट ही नहीं हो सकेगा तो वो अपने में से जो इम्पल्सिस होगी वो भी जनरेट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो पहला अपने जो मेडिकल ट्रीटमेंट में लिखना है वो होगा आपका एक तरह से सोडियम चैनल ब्लॉकर। और सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में जो मशहूर जमाना कुछ मैं आपको ड्रग्स दिखवा देता हूँ, ठीक है, लेकिन हम कंप्लीट जो है इसको जो है वो इंशाल्लाह आपकी सीएनएस की फार्मा में देखेंगे। तो पहली जो आपकी सोडियम चैनल ब्लॉकर में जो मेन ड्रग्स आती है वो है आपकी एक तरह से फेनिटोइन ड्रग। कौन सी, आपकी एक तरह से फेनिटोइन ड्रग है। अब फेनिटोइन जो ड्रग है ये आपकी एंटी एपिलेप्टिक, एंटी
सीजर ड्रग है, ये आपके सोडियम चैनल को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। जब सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है तो आपका जो सेल है, न्यूरोनल सेल है, वो आपका डीपोलराइज नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने इसका मैकेनिज्म लिखना है। यूज यूज आप कहाँ कर सकते हो, यानी कि यूज जो है आपको पता चल गया कि आप सीजर में जनाब इसको जो है वो सीजर के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन मेनली जो आपने यहाँ पे जिसको देखना है वो इसके एक तरह से साइड इफेक्ट होंगे। जो आपका फेनिटोइन है, जो भी ये मतलब कि टॉपिक डिस्कस करने का ये मतलब होगा कि इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे ना, वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। और आपने जो है इनके साइड इफेक्ट को लाजमी और लाजमी लिखना है, क्योंकि मैं इसलिए आपको ये सारी लिखवा रहा हूँ, इसमें से आपके काफी एमसीक्यूज आते हैं। तो मतलब कि फेनिटोइन का आपका यूज पता चल गया। अब आते हैं इसके एक तरह से साइड इफेक्ट के ऊपर। साइड इफेक्ट में जो पहला अपने फेनिटोइन लिखना है, फेनिटोइन का जो साइड इफेक्ट लिखना है वो होगा आपके जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। कौन सा होगा आपका एक तरह से जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, यानी कि क्या मतलब है जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया का ये मतलब है कि आपके जो गम्स होंगे, जो आपके टीथ के ऊपर जो गम्स होते हैं, उनकी एक तरह से हाइपरप्लेजिया हो जाता है, उनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और आपके जितने भी गम्स हैं वो आपके जो डेंटल पार्ट है, जो आपके इनेमल पार्ट है, उसके ऊपर आ जाता है। यानी कि जो आपका व्हाइटिश पार्ट है, ठीक है, जिसको हम इनेमल कहते हैं, उसके ऊपर आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। यानी कि फेनिटोइन ड्रग यूज करने से एक साइड इफेक्ट क्या होगा, आपके जो गम्स होंगे उनका जो सेल होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, उन सेल नंबर ऑफ सेल जो होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे, और इस कंडीशन को जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। ठीक है, और आपका जो गम्स होंगे वो आपके एक तरह से इनेमल के ऊपर आ जाएंगे, जो आपका व्हाइटिश पार्ट होता है उसके ऊपर आ जाएंगे। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछते हैं। वो कहते हैं कि एक जो है वो मतलब कि सीजर का पेशेंट था, तो उसने क्या कि कुछ आपकी एंटी सीजर ड्रग जो है उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। जब उसने एंटी सीजर ड्रग जो है उनको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बदले में क्या होगा, उसको मतलब कि एक तरह से जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया हो गया। तो आप बताएं उसकी क्या रीजन हो सकती है, या कौन सी ड्रग यूटिलाइज कर रहा है। तो आपने कहना फेनिटोइन जो ड्रग है वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने लिखना है। अब जो दूसरी कंडीशन, दूसरा जो इसका साइड इफेक्ट आता है वो होगा आपका एक तरह से फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। कौन सी, आपकी जो फोलिक एसिड है उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। हमने देखा था कि आपका जो जितनी भी एंटी सीजर ड्रग है, ये मतलब कि आप लिख भी सकते हैं कि ऑल जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है काज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। जितनी भी आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं वो आपको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवाते हैं। ठीक है, और हमने इसको फार्मा में इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा था कि वो कैसे जनाब आपका डाई हाइड्रो जो फोलिक एसिड होता है वो टीट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता था। लेकिन आपकी जो एक तरह से फेनिटोइन जो आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, ये इस जो एक तरह से पाथवे होता था, ये जो स्टेप होता था उसको इनहिबिट करते थे। सिर्फ आपने यहाँ पर जो समझना है वो होगा आपकी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। और मतलब कि ये आपका जो फेनिटोइन ड्रग है या आपकी जितने भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, ये आपको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवाते हैं। और जब आपको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवाएंगी तो आपको दो कंडीशन आपको जो है बच्चे के अंदर मिल सकती हैं। एक होता है आपका स्पाइना बाइफिडा, जो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि स्पाइना बाइफिडा का जो है वो क्या सीन होता है, स्पाइना बाइफिडा करवा सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, आपको मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया जो है वो करवा सकते हैं। कौन सा, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, यानी कि जिनकी एमसीवी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 8, आपके सॉरी ग्रेटर देन 100 होगी, या ग्रेटर देन 80 होगी। ठीक है, यानी कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से आपको स्पाइना बाई बच्चे के अंदर स्पाइना बाइफिडा या आपको एक तरह से मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। हाँ, मतलब कि अगर जो एक तरह से प्रेग्नेंट पेशेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट वूमेन है, अगर वो उसके अंदर सीजर्स हैं तो हमने क्या करना है, हम ये तो नहीं कह सकते, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था आपको स्पाइना आपकी एम्ब्रियोलॉजी के सेशन के अंदर, कि उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि जनाब आपने जो है वो एंटी सीजर ड्रग जो है वो नहीं यूज करनी। आप क्या कर दोगे, आप जो फोलिक एसिड की जो आपकी डोज है, उस फोलिक एसिड की डोज को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, वहां पे मैंने आपको जो है वो और ले प्रॉपर लिया तो टैबलेट्स वगैरह भी क्या। लिखा, प्रॉपर जो टैबलेट्स वगैरह थी वो भी मैंने आपको लिखवाई थी। और उनकी सारी जो डोजेज वगैरह थी वो भी आपने देख लेनी है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो दूसरा आपका साइड इफेक्ट आता है कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है। दूसरी मतलब कि आपने कहना है कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको रैशेज ऑन द स्किन। ठीक है, यानी कि ये क्या करवाती है, आपको एलर्जी करवाती है, और आपकी स्किन के ऊपर जो है वो रैशेज बन जाते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। और दूसरा ये क्या करवाती है, ये आपको SLE लाइक सिम्टम्स करवाती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मतलब कि जो आपका सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस होता है, इस तरह की आपको क्या करवा सकती है, आपको सिम्टम्स करवा सकती है। ये आपने लाजमी और लाजमी जनाब आपने
इसके साइड इफेक्ट लिखने हैं, और ये आपके एमसीक्यूज आते हैं। ये जितने भी चारों मैंने आपको लिखवाए हैं ये आपके एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और मतलब कि अगर आपको मतलब कोई कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ सकता है कि जनाब आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर सीजर हो रहे हैं, तो हम जो कैसे उसको एक ना सीजर को मैनेज करेंगे, तो आपने कहना कि हम जो फोलिक एसिड की जो डोज है, जो फोलिक एसिड की जो डोज है उसको क्या कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। सिंपली आपने ये कहना है, और उसमें हम जनाब एंटी सीजर ड्रग भी यूज कर लेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। हाँ अलबत्ता वो जो पेशेंट है, ठीक है, अगर वो जो पेशेंट है उसके अंदर ये सारी सिम्टम्स जो है वो बहुत ज्यादा आ रही हैं, लाइक वो फेनिटोइन ड्रग जो है वो यूज कर रहा है और उसकी वजह से ये जितनी भी चारों साइड इफेक्ट है ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप जो है इसके बदले में एक अल्टरनेटिव ड्रग्स भी दे सकते हो फेनिटोइन की जगह के ऊपर। तो आप जो अल्टरनेटिव ड्रग दे सकते हो फेनिटोइन के लिए वो होगी आपकी फोस्फेनिटोइन, ठीक है। हमने फार्मा के अंदर पढ़ी थी आपकी एक तरह से फोस्फेनिटोइन होती है। इसका मतलब कि मैकेनिज्म सेम होता है, लेकिन ये थोड़े से कम साइड इफेक्ट करवाती है। ये आपने कहना कि अगर जो है वो फेनिटोइन ड्रग अवेलेबल ना हो या फेनिटोइन जो ड्रग है वो ज्यादा से ज्यादा साइड इफेक्ट करवा रही हो, तो आपने फोस्फेनिटोइन जो ड्रग है वो आपने पेशेंट को रिकमेंड कर देनी है, ठीक है। तो ये आपने फेनिटोइन के बारे में याद रखना है। अब एक और ड्रग जिसको हम पढ़ेंगे वो आपकी एक तरह से कार्बामेजिपिन होगी, ठीक है। ये आपकी कौन सी होगी, वो होगी आपकी एक तरह से कार्बामेजिपिन की। कार्बामेजिपिन जो ड्रग है ये इसका क्या सी मतलब है, कार्बामेजिपिन का सेम मतलब कि आपका एक तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये क्या करेगी, सोडियम चैनल को इनहिबिट करेगी, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म आपने आपको पता चल गया। हम यूज कब कर सकते हैं, यूज यही कि आपके सीजर के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपकी सीएनएस को डिप्रेस करवा सकती है, तो ये आपने इसके बारे में लिखना है। हाँ लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, जो मेन फोकस है इनके साइड इफेक्ट के ऊपर है कि इनके साइड इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं। जो पहला साइड इफेक्ट होता है वो आपको डिप्लोपिया करवा सकती है। ये जो इसका क्या करवा सकती है, आपको डिप्लोपिया जो है वो करवा सकती है, यानी कि आपकी जो आंखें होंगी उसमें आपको दो दो चीजें दिखाई देंगी, उसको हम कहते हैं डिप्लोपिया। जिस तरह हमने उसके अंदर भी देखा था कि आपकी जो होती थी क्रेनियल नर्व नंबर 3, उसके अंदर भी हमने देखा था पटोसिस होता था, उसकी वजह से डिप्लोपिया होता था। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जो ओप्था का सेशन जो पार्ट दिया हुआ है इसके लास्ट पे न्यूरो के, वो भी हम इसमें करेंगे, तो आपको मजीद डिप्लोपिया की समझ आ जाएगी कि उसमें सारा जो है वो आपका सारे क्या सीन होता है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो इसमें मतलब कि आपने पहले डिप्लोपिया याद रखना है, फिर इसके अलावा आपने कहना है कि ये आपको अटैक्सिया करवा सकती है। अटैक्सिया का क्या मतलब होता है कि आपकी मतलब कि आपको झटके तो नहीं आते, इसमें आपको झटके तो नहीं आते, लेकिन आपकी एक तरह से बॉडी की जो है वो एबनॉर्मल मूवमेंट हो जाती है। मतलब कि आपके जो बॉडी का जो कंट्रोल है वो नहीं रहता, जो बॉडी का जो कंट्रोल है वो नहीं रहता, और मतलब कि आपका लाइक जो सिम्टम्स आती हैं वो किस तरह की आती है, जो सिम्टम्स होती हैं वो आपको इस तरह मतलब कि जिस तरह कोई चर्सी वगैरह चल रहा है उस तरह की आपको सिम्टम्स आती हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में याद रखनी है। फिर मतलब कि अटैक्सिया, ये दो चीजें आपने लाजमी याद रखनी की कार्बामेजिपिन जो होगी इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे। फिर आपने जनाब एक जो है इसका ब्रांड नेम याद रखना है, जो आपकी कार्बामेजिपिन है इसका ब्रांड नेम होता है टैब टेगराल के नाम से, ठीक है। आपको मिलती है टैब टेगराल, ठीक है। जो टैब टेगराल है ये क्या करवाती मतलब कि ये इसका ब्रांड नेम है, इसमें कार्बामेजिपिन जो होती है ये फार्मूला होता है, और ये आपको सीजर के लिए दे सकते हो। ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। फिर हम आते हैं इसके आपका एक तरह से जो दूसरी ड्रग है वो है आपकी एक तरह से वालप्रोइक एसिड, ठीक है। जो इसी कैटेगरी में तीसरी ड्रग आती है वो है आपकी एक तरह से वालप्रोइक एसिड, कि जो आपकी वालप्रोइक एसिड है उसका क्या सीन होता है। देखिए वालप्रोइक एसिड के बारे में अपने ये याद रखना है कि जो वालप्रोइक एसिड होती है ये आपकी एक तरह से सोडियम चैनल क्या होती है, आपकी सोडियम प्लस जो कैल्शियम चैनल्स है ये दोनों को ब्लॉक करती है, ये दोनों के इनहिबिट करती है, यानी कि आपके सोडियम प्लस कैल्शियम चैनल दोनों को ब्लॉक करेगी, ठीक है। तो ये आपने वालप्रोइक एसिड के बारे में याद रखना है। अब ये जो वालप्रोइक एसिड होती है जो आपके सोडियम और कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करती है, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में एक और चीज जो आपने याद रखनी है ना, ठीक है, कि आपने कहना है कि ये जो अगर कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रही है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन अब्सेंस सीजर। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार अब्सेंस सीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कल हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर वो आपसे पूछे कि अब्सेंस सीजर में कौन से चैनल का मसला होता है, कैल्शियम चैनल का, फिर वो आपसे पूछ सकता है कि अब्सेंस सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो आपने कहना है कि हमने ऐसी ड्रग देंगे जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करें, यानी कि आपकी पहली जो ड्रग हम डिस्कस करेंगे होगी वालप्रोइक एसिड। वालप्रोइक एसिड अब्सेंस सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। लेकिन हम देखते हैं कि इसका मेन जो आपका टारगेट है वो है इसका साइड इफेक्ट, क्या आपका वालप्रोइक एसिड जो कैल्शियम और सोडियम दोनों को इनिबिट करती है, ड्रग ऑफ
ऑफ चॉइस है अब्सेंस सीजर में, तो उसके साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट जो आपने पहले लिखने हैं वो है इसकी एक तरह से हिपेटोटॉक्सिसिटी। कौन सी आपकी एक तरह से हिपेटोटॉक्सिसिटी, यानी कि आपके लीवर को डैमेज करती है। और याद रखें जो वेलप्रोइक एसिड है ये ऐसी ड्रग है जिसको देने से पहले हमने जो पेशेंट होगा उसके LFTs करने होते हैं, उसके लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो करने होते हैं। अगर उसके LFT सही आते हैं तो फिर हमने वालप्रोइक एसिड देनी है, अदरवाइज हमने नहीं देनी, ठीक है। तो आपने कहना कि जो वालप्रोइक एसिड होता है ये मतलब कि अगर किसी पेशेंट में कोई हेपेटाइटिस वगैरह हिपेटोटॉक्सिसिटी ऑलरेडी मौजूद है तो उसमें हमने ये नहीं देनी। दूसरी ये क्या करवा सकती है, दूसरी ये आपको पैंक्रियाटाइटिस करवा सकती है, यानी कि आपकी जो पैंक्रियाज है उसकी इन्फ्लामेशन करवा सकती है, उसको डैमेज करवा सकती है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर ये वो सारी कंडीशन लिखनी है कि आपका वालप्रोइक एसिड जो होता है जिसका क्या मैकेनिज्म है, किसमें ड्रग ऑफ चॉइस है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो ये आपने लाजमी और लाजमी नोट करने हैं। और मतलब कि ये आपको आई होप सो कि वालप्रोइक एसिड के बारे में जो है वो पता चल गया होगा कि इसका क्या सीन होता है। अब दूसरे हम आते हैं, जो दूसरी ड्रग्स हम जिस कैटेगरी को हम पढ़ेंगे वो होगी आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसको हम CCBs भी कहते हैं। कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, ठीक है। और फिर उन मतलब कि उनको हम मतलब कि ऐसे कौन से सीजर्स हैं जिनमें हम यूज कर सकते हैं। याद रखें कि आपकी जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एक एक तो हम पढ़ चुके हैं कि वालप्रोइक एसिड होती है, और एक जो ड्रग्स होती है जो होती है आपकी इथोसक्सीमाइड। कौन सी ड्रग होती है आपकी एक तरह से इथोसक्सीमाइड ड्रग होती है, इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड जो होती है ये ऐसी ड्रग है जो सिर्फ और सिर्फ आपके कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करती है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। इसलिए आपने कहना है कि ये जो होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन केस ऑफ अब्सेंट सीजर, यानी कि ये अब्सेंट सीजर जो होती हैं उनके अंदर क्या होती है कि आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्यों? क्योंकि ये आपके उसको कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करती है, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में यही याद रखना है। लेकिन इसके कोई खास साइड इफेक्ट नहीं आते, सिर्फ ये मतलब कि क्योंकि ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, ये आपको जो है वो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवा सकती है, और उसके रिलेटेड जितने भी साइंस और सिम्टम्स हैं वो आपने लिख लेने हैं। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन कौन सी आती हैं। वालप्रोइक एसिड भी हो सकती है, इथोसक्सीमाइड भी होती है। याद रखना है कि अब्सेंस सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो इथोसक्सीमाइड और वालप्रोइक एसिड है, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। अब तीसरी जिस मतलब की जो आती है वो है आपकी एक तरह से ऐसी ड्रग जो क्या करती हैं क्लोराइड को आपके सेल के अंदर जो है वो ज्यादा करवाती हैं। यानी कि जो तीसरी कैटेगरी की ड्रग पड़ेंगी वो क्या करती हैं इंक्रीज, ठीक है। आपने लिखना है कि इंक्रीज क्लोराइड कंडक्टेंस इनटू द सेल, ठीक है। यानी कि ऐसी ड्रग जो क्या करेंगी आपके सेल के अंदर, जो आपकी न्यूरोनल सेल है उसके अंदर क्लोराइड की कंडक्टेंस को इंक्रीज करेंगी। अब क्यों? मतलब कि आपके सेल के अंदर क्लोराइड की कंडक्टेंस को क्यों इंक्रीज करेंगी? देखो हमने कल पढ़ा था कि अगर आपके सेल के अंदर नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, क्लोराइड आयन ज्यादा हो जाएंगे, तो आपका सेल जो होगा वो मतलब कि एक्टिवेट नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसके लिए शर्त ये थी कि आपकी क्लोराइड आयन यानी कि नेगेटिव आयंस का ई फ्लक्स हो, वो बाहर जाए। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने सीजर को रोकना है, और हमने सेल के अंदर जो है वो किसी न किसी तरह से क्या करनी होती है, क्लोराइड को आपके सेल के अंदर ज्यादा करना होता है। अब ये जो ड्रग्स हम पढ़ेंगे ये क्या करेंगे जनाब, एक तो आपके उन चैनल को इनहिबिट करेंगी, जो उन चैनल को क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी, जो आपके सेल में से क्लोराइड आयंस का ई फ्लक्स कर रही हैं, आपके सेल से क्लोराइड को बाहर फेंक रही हैं। दूसरा ये काम करेंगी, ये उन चैनल को ओपन करेंगी जिनकी मदद से आपके सेल के अंदर क्लोराइड ज्यादा से ज्यादा आए, ठीक है। यानी कि इनका जो लास्ट पे जो रिजल्ट होगा वो आपके सेल के अंदर क्लोराइड के लेवल को इंक्रीज करना ही होगा, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं आपने लिखना है। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो होगी आपकी गैबा एगोनिस्ट। जिन्होंने फार्मा पढ़ी थी उनको पता होगा कि इसकी गैबा सारे का जो मैकेनिज्म था ये सारा क्या सीन होता था। लेकिन मैं आपको सिंपली यहाँ बता देता हूँ कि जो गैबा एगोनिस्ट ड्रग्स होती हैं इनमें जो आपकी ड्रग्स आती हैं वो फॉर एग्जांपल आपकी कौन कौन सी होती हैं, आपकी एक तरह से मतलब कि आपकी प्री गैबलिन होती है, गैबा पेंटीन होती है, ठीक है। कौन सी होती है? गैबा पेंटीन, ठीक है। मैंने उसमें भी आपको लिखवाया था, गैबा पेंटीन हो सकती है, प्री गैबलिन, ठीक है। प्री गैबलिन भी हो सकती है, ठीक है। गैबा पेंटीन हो सकती है, प्री गैबलिन हो सकती है। और इसके अलावा क्या होती है कि आपके यही आपने लिखना है कि आपकी कौन सी हो सकती है, गैबा पेंटीन और आपकी प्री गैबलिन, ठीक है। तो ये आपकी जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, आपकी गैबा की एक्शन को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो ये दो ड्रग्स आपने लिखनी है इनके अंदर, आपका गैबापेंटिन और प्री गैबलिन के नाम से आपने याद रखनी है। अब ये तो हो गया आपके मतलब कि जो क्लोराइड आयंस को इंक्रीज करेंगी आपके सेल के अंदर। अब कुछ और ड्रग्स होती हैं, ठीक है, कुछ और ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, ठीक है, जो आपके मसल रिलैक्सेंट होती हैं। यानी कि कल हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि आपका जो इसमें जो आपके सीजर होते हैं इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है।
तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो क्या करेंगी, हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो मतलब कि आपके सेल के अंदर एक तो क्लोराइड आयंस को भी इंक्रीज करेंगी। जब आपके सेल के अंदर क्लोराइड आयंस इंक्रीज होंगे तो आपका सेल इनिबिट होगा। जब सेल इनिबिट होगा तो वो आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकेगा। दूसरा, ऐसी इन ड्रग्स के अंदर ऐसी खसूसियत होगी, ये आपके क्लोराइड्स का जो इनफ्लक्स है इनटू द सेल उसको भी क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी। जब आपके सेल के अंदर जो है कैल्शियम को आपके सेल के अंदर जो है वो इनहिबिट करेगी। जब आपके सेल के अंदर कैल्शियम ही नहीं आएगा, तो कैल्शियम आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता था, जब कैल्शियम ही नहीं आएगा, क्लोराइड आयन ज्यादा होगा, तो आपके मसल की क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन के बजाय रिलैक्सेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने लिखना है। अब इसमें जो है ड्रग्स जो आती हैं वो होती हैं आपकी बेंजोडाइजिपीन। क्या होती हैं आपकी, एक तरह से बेंजोडाइजिपीन। ठीक है, आपकी बेंजोडायाजिपीन्स होती हैं। ये हमने फार्मा में कंप्लीट पढ़ा था कि ये किस तरह आपकी गैबा के लेवल को बढ़ाती हैं, गैबा के जो फंक्शन उसको बढ़ाती हैं। लेकिन आपने सिंपल यहाँ पे जो है वो समझना है कि बेंजोडाइजिपीन होती हैं, इनका मतलब कि क्या सीन होता है। और इसके अलावा बारबीचूरेट्स होती हैं। कौन सी, बारबीचूरेट्स होती हैं। और बारबीचूरेट्स भी हमने देखा था। लेकिन मतलब कि आपने आपकी जो बेंजोडाइजिपीन होती हैं ये क्या करती हैं, आपने सिंपल समझना है कि ये सेल के अंदर क्लोराइड के लेवल को इंक्रीज करवाती हैं और कैल्शियम के इनफ्लक्स को इनहिबिट करवाती हैं। यानी कि आपके सेल के अंदर नेगेटिविटी को इंक्रीज करती हैं। और मतलब कि जो गैबा होता है, गैबा का भी सेम काम इस तरह होता है कि वो जनाब आपके सेल के अंदर जो है वो क्लोराइड आयंस को इंक्रीज करता है। यानी कि जो बेंजोडाइजिपीन है और बारबीचूरेट्स हैं, ये गैबा के एक्शन को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, गैबा के एक्शन को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। सिर्फ आपने ये याद रखना है। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं बेंजोडाइजिपीन के अंदर, हमने वहां पे कंप्लीट पढ़ा था, लेकिन आपने याद रखना इसमें कौन सी ड्रग आएंगी, अल्पराजोलाम। ठीक है, अल्पेराजोलाम आएंगी। ठीक है, और जिसके अंदर जिसके लास्ट में आपके जुलाम आता है, अब वो सारी होंगी, अल्पेराजुलाम होगी। ठीक है, आपकी डायाजीपाम होगी। कौन सी, आपकी डायाजीपाम ड्रग होगी, ये होती हैं। और इसके अलावा आपका लोराजीपाम, कौन सी, लोराजीपाम हो सकती है। और आपकी एक तरह से क्लोनाजीपाम हो सकती है। ये जो सारी ड्रग्स होती हैं ये बेंजोडाइजिपीन होती हैं, सीएनएस को डिप्रेस करती हैं और आपके जो होते हैं लाइक सीजर उनको मतलब कि कम करती हैं। बेंजोडाइजिपीन, अल्पेराजुलाम, लोराजीपाम, क्लोनाजीपाम, डायाजीपाम, इनको आपने याद रखना है। इसके अलावा वो मतलब कि आपकी बारबीचूरेट इसमें आपकी आती है, फिनोबारबिटल आती है। ठीक है, आपकी कौन सी आती है, जो हमने पढ़ी थी आपकी एक तरह से फिनोबारबिटल, फिनोबारबिटल के नाम से आप याद रखते हो। इसके अलावा की पेंटो बारबिटल आती है। ठीक है, पेंटो बारबिटल। ठीक है, ये सारी जो ड्रग्स होती हैं ये आपकी बारबिचूरेट्स होती हैं। ये भी आपके सेल के अंदर क्या करवाती हैं, सेल के अंदर जो वो नेगेटिविटी फैला के आपके सेल को डीपोलराइज से बचाती हैं, उनको एक्टिवेट होने से बचाती हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी मेन जो ड्रग्स होती हैं इसके अंदर किनका क्या सीन होता है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। कल हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, कौन सी थी, वो होती है आपकी स्टेटस एपिलेप्टिकस। कौन सी, स्टेटस एपिलेप्टिकस हमने ऐसी कंडीशन पढ़ी थी कि जिसमें आपके पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा यानी कि लंबे अरसे तक उसमें क्या होता है, ड्रग्स कौन सी, अच्छा मतलब कि जो आपकी फिनोबार्बिटल होती है, पेंटोबार्बिटल होती है, बारबीचूरेट्स में फिनोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, ये सारी इसमें यानी कि जिसके लास्ट भी बार्बिटल आता है, तो ये हम उसमें उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है पेंटोबार्बिटल के नाम से। और एक और आप याद रखने की जो पेंटो बारबिटल होती है ना, ठीक है, जो पेंटो बारबिटल होती है ये हम मतलब कि मर्सीफुल किलिंग में के लिए भी देते हैं, मर्सीफुल किलिंग। ठीक है, मर्सीफुल किलिंग का क्या मतलब होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि अक्सर जो पेशेंट होते हैं ना, मैंने बताया भी था फार्मा जिन्होंने पढ़ी थी कि कुछ आपके पेशेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट स्टेज पे मतलब कि लास्ट स्टेज के ऊपर होते हैं, यानी कि उनके बचने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। हमारे पास जो आप जब हॉस्पिटल में होंगे ना तो आपके पास ऐसे सीन आएंगे कि एक पेशेंट अगर उसके बचने के चांसेस 70% है और एक पेशेंट है उसके बचने के चांसेस जो है उसके बचने के चांसेस है वो सिर्फ और सिर्फ 2% है। ठीक है, लेकिन ये जो पेशेंट है जिसके बचने के चांसेस 2% है ना, अगर ये सिर्फ वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा है और बेड के ऊपर जना पड़ा हुआ है और वो सारी जितने भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं वो यूज कर रहा है, ठीक है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास और आपके पास दो पेशेंट है, एक बेड है, दो पेशेंट है, और एक उस पेश जो अभी आपके पास बेड मौजूद है
उसके ऊपर ऐसा पेशेंट पड़ा है जिसके पास बचने के चांस सिर्फ 2% है, जिसमें आपकी कौन सी वेंटिलेटर आता है, यानी कि वो वेंटिलेटर वो सिर्फ वेंटिलेटर के ऊपर है। जब तक वो वेंटिलेटर के ऊपर है तब तक वो जिंदा रहेगा। जैसे उसको वेंटिलेटर से हटाया जाएगा वो मर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक और पेशेंट आता है जिसके बचने के चांसेस 70% है, और उसको आपने सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर के ऊपर लिटाना है, वेंटिलेटर देना है, और वो बच जाएगा, तो आपने क्या करना है, इस पेशेंट को चूज करना है, इस पेशेंट को चूज करना है, इस पेशेंट को आपने चूज नहीं करना। और अक्सर आपने सुना होगा कि वो हॉस्पिटल में जनाब वो कहते हैं कि उन्होंने मतलब कि पेशेंट को मारने के लिए जाहिर का टीका जो है वो लगाया है, ऐसा सुना होगा ना आपने अक्सर। तो वो कौन सा होता है, वो आपका पेंटो बार्बिटल होता है, क्योंकि पेंटो बार्बिटल जो होता है ये आपके सीएनएस को इतना ज्यादा डिप्रेस करता है कि आपको जो पर्सन होता है वो फौरन मर जाता है। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है कि जो मर्सीफुल किलिंग होती है, ठीक है, तो इसमें मतलब है कि हम इसके लिए पेंटो बार्बिटल में यूज करते हैं, जो मतलब कि आपके हॉस्पिटल में अक्सर जब वो करते हैं ऐसा सीन, तो इसमें आपने याद रख लेना है। अच्छा, कल हम पढ़ रहे थे स्टेटस एपिलेप्टिकस। जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है इसका हमने पढ़ा था कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशंस होती है जिसमें क्या होता है कि आपका जो पेशेंट होता है वो 5 से ज्यादा मिनट्स के लिए क्या होता है उसको सीजर आते हैं। ठीक है, और ये आपकी इमरजेंसी सिचुएशन होती थी। ठीक है ना, आपको पता है ना कि कल हमने पढ़ा था स्टेटस एपिलेप्टिकस एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, हमने इसको फौरन ट्रीट करना होता है। अब इसको फौरन ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं? फौरन ट्रीटमेंट जो हमने करना है वो आपने कहना है कि जो आप बेंजोडाइजेपिन आप जो है वो फौरन बेंजोडाइजेपिन दोगे। अब बेंजोडाइजेपिन में कौन सी ड्रग, आप जो है ना उसको क्या करोगे, जो डायाजिपाम हमने ड्रग पढ़ी थी, जो अभी डायाजिपाम पढ़ के आए हैं, उसको आपने इसके आईवी इंजेक्शन लगाना है 10 mg का। ठीक है, 10 mg का आपने उसको इंजेक्शन लगाना है पहले। यानी कि अगर आपके पास ये पेशेंट आए, आपने फौरन उसको डायजीपाम आप जो है वो 10 mg का आईवी इंजेक्शन लगा दो। फिर उसके बाद आपने जो है वो लोराजीपाम जो है वो आपने लगाना है, वो तकरीबन 1.1 mg जो है वो पर ml के हिसाब से वो आपके पास ड्रिप वगैरह होती है उसके अंदर जो लगाते हैं। पहले जो अपने स्टेप लेना है ना वो अपने डायजीपाम से लेना है, यानी कि उसको जो है वो आपने आईवी जो है 10 mg जो है वो लगा देना है। फिर वो ऐसा ऐसा क्या पेशेंट आपका स्टेबल होता जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जो आपकी ड्रिप्स वगैरह होती है उनके अंदर जो वो 0.1 mg से 2 mg का जो होगा लोराजीपाम का जो इंजेक्शन होता है वो उसके अंदर जो है वो डाल देना है, और फिर ड्रिप की सूरत में उसको जो है वो लगाना है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपके पास एक ड्रग होती है जिसको हम फेनिटोइन कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं फेनिटोइन। ठीक ठीक है, आपका पेशेंट जो है वो मजीद स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद आपने फेनिटोइन जो ड्रग है वो आपने क्या करनी है, आईवी देनी है, लेकिन सेलाइन सोल्यूशन के अंदर जो नॉर्मल सेलाइन होती है, जो एनएस जो नॉर्मल सेलाइन होती है उसके अंदर क्या करना है, फेनिटोइन जो है वो डाल देनी है, उसका इंजेक्शन डाल देना है, और वो ऐसा ऐसा आपके पेशेंट के अंदर जो है वो मतलब कि जाएगा और उसको मतलब कि स्टेबल करेगा। ठीक है, तो ये आपकी मेडिकल मैनेजमेंट है, आपने कैसे कैसे पेशेंट को मैनेज करना होता है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब हम आते हैं कि यार आपके नॉन मेडिकल जो है वो ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी आपके एक तरह से नॉन मेडिकल जो है वो आप कैसे कैसे उस आपके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। देखो आपने जो है ये बातें सुननी है, ठीक है, क्योंकि अब आपके पाकिस्तान में काफ़ी गर्मी भी होगी, आप पाकिस्तान जाओगे वहां पर आप देखोगे कि गली के अंदर जनाब काफ़ी जो लोग होते हैं वो गिरे पड़े होते हैं। फिर आपने उनको कैसे जनाब आप उसको मैनेज ऑन स्पॉट जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हो। याद रखें कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि जो लोग जिनको पता हो आपको कि यार इनको एपिलेप्सी आती है और ये एपिलेप्सी के पेशेंट है, आपने कभी भी उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ना। ठीक है, यानी कि ये आपको मैं ओरली बता देता हूँ, आपने ये वो साथ साथ समझ जाना है। आपने जो एपिलेप्सी के जो पेशेंट होते हैं इनको कभी भी जनाब आपने अकेला नहीं छोड़ना। ठीक है, मतलब कि अकेला छोड़ने से क्या मुराद है, आपने कभी भी इनको अलाउ नहीं करना कि जनाब वो अकेले बाहर चले जाएं। हो सकता है कि अकेले जनाब वो बाहर चले जाएं, वो किसी आपके कैनाल के ऊपर यानी कि नहर वगैरह के ऊपर चले जाएं, किसी नदी के ऊपर चले जाएं। ठीक है, और उसी दौरान वो नदी के किनारे के ऊपर बैठी हूँ या आपकी नहर के किनारे के ऊपर बैठी हूँ, एकदम उनको सीजर आया और सीजर इतना जोर का हो जनाब वो एक तरह से बेहोश हो के आपकी नहर के अंदर गिर जाएं। जब वो नहर के अंदर गिर जाएंगे तो आपको पता है उनकी क्या हो जाएगी, आपकी उनकी डूबने की वजह से डेथ भी हो सकती है। पहली कंडीशन आपने याद रखनी है कि उनको आपने कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। अगर वो अकेला बाहर चला जाएगा, हो सकता है कि आपके गांव या आपके जो घर है उसके साथ नहर वगैरह हो, नदी वगैरह हो, वहां पे वो चला जाए, किनारे के ऊपर बैठा हो, अचानक से उसको सीजर आ जाए और सीजर आने की वजह से वो बेहोश होकर नहर के अंदर गिर जाए, फिर उसकी डेथ हो सकती है। फिर आपने इसको एक्शन ड्राइविंग वगैरह नहीं करवानी, आपने इसको कहना है कि आप ऐसा करें, मेहरबानी करें, जो बाइक वगैरह है या आपकी जो गाड़ी वगैरह है उसको कम यूज करें, उसकी ड्राइविंग वगैरह कम करें। कि अगर उसने कहीं जाना भी होता है तो आप साथ चलें, आप खुद ड्राइव करें, उसको ड्राइव ना करने दें, क्योंकि हो सकता है कि ड्राइविंग के दौरान उसको क्या हो, उसको एक तरह से सीजर आ जाए और फिर आपका जो होगा
वो आप जानते हैं कि आपका क्या सूरत हाल होगी, ठीक है। यानी उसने जनाब बहुत ज्यादा स्पीड लगाई है, जो है 200 प्लस उसकी स्पीड है। और एकदम से उसको क्या सीजर आ जाएंगे, तो फिर जनाब आपकी एक तरह से सीधा सीधा ऊपर की जो होगी वो टिकट होगी आपकी भी और उसकी भी। ठीक है, यानी कि आपने ड्राइविंग से उसको बचाना है। फिर आपने कहना है कि फिर आपने जो है इनको जब वो आग के पास, ठीक है, जो भी आपकी आग होगी, ठीक है, उसके पास आपने इनको अकेला नहीं बिठाना, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल सर्दियां है ना, सर्दियों में हो सकता है कि जनाब आप जो है वो उनको आग वगैरह जो है वो आग के पास बिठा दे और आप कहीं चले जाएं। हो सकता है वो आग इतनी ज्यादा हो और उसी दौरान उनको सीजर आ जाए, वो आग के अंदर गिर जाएं, ठीक है, सीजर के दौरान, और उनका एक तरह से जो पूरा एक तरह से जो जिस्म है वो बर्न हो जाए। तो आपने उनको आग के पास भी नहीं बिठाना। हाँ, अलबत्ता अगर आप जो है वो खुद उनके साथ हो तो आप उनको आग के पास जो है वो बिठा सकते हो। फिर जनाब आपने क्या करना है, आपने जो है वो उनको जो है वो सुजेस्ट करना है, देखो आपने जो है वो जब भी आप वॉशरूम वगैरह यूज करो, वॉशरूम वगैरह जब भी आप यूज करो, जब भी आप शावर वगैरह यूज करो, तो आपने बाथरूम और वॉशरूम का जो एक तरह से दरवाजा है उसको बंद नहीं करना, यानी कि वो खुला ही छोड़ देना है। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि जनाब वो आपका जो नहाते वक्त या आपका एक तरह से वॉशरूम यूज करते वक्त उसको वो अंदर से जो है वो एक तरह से लाइक लॉक वगैरह लगा ले और एकदम उसको सीजर आ जाए। जब उसको सीजर आ जाएंगे तो वो आपको कैसे पता चलेगा, तो वो अंदर ही जनाब ना तो आप उसके पास प्रॉपर पहुंच सकोगे, तो हो सकता है कि जनाब वो जो है वो आपके जो एक कबोर्ड है उसके अंदर गिर जाए और उसकी एक तरह से वहीं पर जनाब उसको झटके आए, सीजर होता रहे, बेहोश होता रहे और उसका सांस जो है एकदम से रुक जाए और उसकी डेथ हो जाए। तो आपने इनको जो है सारी जो है एक तरह से प्रिकॉशनिंग जो मेजर होती हैं, ये जो सारी की सारी जो एक तरह से स्टेप्स होते हैं, ये आपको उनको लाजमी बताना है। एज अ डॉक्टर आपकी ये लाजमी और लाजमी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए फ्यूचर के अंदर कि हमने आपके जो सीजर के पेशेंट होते हैं उनको क्या क्या एडवाइस करना है कि इनको हम कैसे कैसे बचा सकते हैं। यानी कि ये ऐसी मतलब कि कुछ आपकी लाइक कुछ स्टेप्स होंगे जो हम उन पेशेंट के अंदर जब वो रिकमेंड करेंगे जो अभी तक जिनको भी सीजर नहीं आते, लाइक आपने उसको प्रॉपर जो है वो सीजर का पेशेंट है, ठीक है, उसको मतलब कि प्रॉपर जो है वो मेडिकेशन कर रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ आपने उनको कुछ एडवाइस वगैरह करनी है, ये सारी चीजें आपने उनको अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है। हाँ, अलबत्ता जब वो पेशेंट आ जाए, ठीक है, अगर वो पेशेंट को जब सीजर हो जाए, लाइक वो उसको सीजर हो जाए, उसको झटके वगैरह लग जाए, उसको बेहोश हो जाए, तो ऑन स्पॉट जो है वो उसको आप जो है उसको कैसे जनाब ट्रीट कर सकते हो। ऑन स्पॉट जो आपने ट्रीट करना होता है उसके अंदर पहली बात आपने जो है वो क्या करना होता है, उनको जो है वो खुली हवादार जगह के ऊपर लेकर जाना है, यानी कि ऐसी जगह के ऊपर ले जाना है जो बिल्कुल फ्रेश हो, जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह बहुत ज्यादा हो। क्योंकि आपके अभी भी हम पढ़ेंगे एक और स्टेप भी आता है इसमें कि जब आप उसकी खुली हवादार जगह के ऊपर लेकर जाओगे, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर जाएगी और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा की वजह से उसको ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। तो आपका एक तरह से जो हाइपोक्सिक एक तरह जो कल हमने पढ़ा था ना कि आपके जो सीजर होते हैं या आप जो ट्रिमर्स होते हैं, इनकी एक वजह ये भी होती है कि उनको क्या होता है, हाइपोक्सिक इश्कीमिक इंसेफेलोपैथी होती है। तो उसकी वजह से भी आपको सीजर आ सकते हैं, तो आपने जो है उनको एक तरह से जो है ऑक्सीजन वगैरह देनी है, जी आप जो है वो कर सकते हो उनके ऊपर मतलब कि ऑन स्पॉट। दूसरा आपने क्या करना है, याद रखो कि जब भी आप फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा पेशेंट देखो जो उसको जो मतलब कि बेहोश हो चुका हो, पहले आपने क्या करना होता है, आपने उसके अंदर दो चीजें चेक करनी होती हैं। एक तो उसका क्या आपने हार्ट रेट चेक करना होता है, ठीक है, हार्ट रेट चेक करना होता है। दूसरी आपने उसकी पल्स चेक करनी होती है, हार्ट रेट चेक करो, पल्स चेक करो, ठीक है। जब भी आप हार्ट रेट और पल्स चेक करो, अगर उसकी पल्स जो है वो वीक है और हार्ट रेट भी वीक है, तो आपने एक जो मतलब कि इस कंडीशन में एक जो चीज करनी होती है वो पहली आप सीपीआर करो। क्या करो आप, जो वो सीपीआर जो है वो करो, क्योंकि जो आपका सीपीआर का मकसद ये होता है कि जितना भी आपका हार्ट रेट कम है ना, जब हार्ट रेट कम है तो इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी बॉडी को ये ब्लड जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो आपका सीपीआर से क्या होगा कि जितना भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड मौजूद है ना वो आपके हार्ट के अंदर चला जाएगा। जब वो आपके हार्ट के अंदर चला जाएगा और आपका साथ साथ आपको सीपीआर देने से आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, वो आपके पूरी जो बॉडी होगी उसको एक तरह से ब्लड पंप करना स्टार्ट कर देगा। आपने सीपीआर करना है, पल्स आपने चेक करनी है, ठीक है, मतलब कि अगर उसकी पल्स वीक हो तो आपने फौरन से सीपीआर जो है वो करना स्टार्ट कर देना है। दूसरी आप मतलब कि किस तरह सीपीआर कर सकते हो, आपने जो वो 30 जो है वो आपने मतलब कि जो आपकी रिब्स होंगी ना, ठीक है, आपने याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सात सात रिब्स हैं, ठीक है, रिब्स हैं और साथ आपका क्या होता है, ये आपका स्टर्नम होता है। जो स्टर्नम का जाइफोइड प्रोसेस होता है ना, यहाँ पर जाइफोइड प्रोसेस होता है, उसके ऊपर जनाब आपने प्रॉपर जनाब आपने हाथ रखने होते हैं, ठीक है, आपने पूरा हाथ रखना होता है, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखना होता है। तो आपने उसके 30 पुशअप देने होते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर तक,
1 सेंटीमीटर तक वो इतनी, मतलब कि आप जब सीपीआर करोगे तो 1 सेंटीमीटर तक वो नीचे जाना चाहिए। आपका जो ऊपर से आप दबाओगे उसको, तो वो कम से कम 1 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए, ठीक है। और आप 30 पुशअप करो। जब आप 30 पुशअप कर लोगे, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको माउथ टू माउथ ब्रेथ देनी है, यानी कि उसको माउथ टू माउथ ब्रेथ देनी है, ठीक है, यानी कि उसको माउथ टू माउथ ब्रेथ देनी है। और आपकी ये कंडीशन होती है जी, आपके 1 मिनट के अंदर आपने 100 दफा तकरीबन पुशअप वगैरह करने हैं, ठीक है। 3 पुशअप करो जल्दी 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 से। फिर 1 सेंटीमीटर डेप्थ के, मतलब 1 सेंटीमीटर तकरीबन डीप जानी चाहिए वो आपकी सीपीआर। आप जो है 1 मिनट के अंदर जो है 100 जो है लाजमी और लाजमी उसको, मतलब कि ये पुशअप करो। और फिर आपने माउथ टू माउथ जो ब्रेथ है वो भी आपने देनी है, ठीक है। तो ये आपने कहना है। और दूसरा, आपने रिब्स के अंदर जो ऐसा नहीं करना। अगर आप जनाब रिब्स के अंदर जो वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे, हो सकता है कि उस बेचारे के आप रिब्स ही तोड़ दो। तो आपने रिब्स के अंदर, रिब्स के ऊपर जो वो हाथ, आपने हाथ वगैरह नहीं लगाने। आपने सिर्फ जाइफोइड और स्टर्नम का जो है एरिया है वहां पे आपने सीपीआर करना है। अब ये तो आपके अडल्ट के अंदर आता है कि आप 1 सेंटीमीटर नीचे ले जाओ और अपने हाथ के जरिए उसको, मतलब कि काफी, मतलब क्या दबाओ। जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर आपने क्या करना होता है, बच्चों के अंदर जो है हम ऐसी कंडीशन तो नहीं कर सकते। बच्चों के अंदर आपने क्या करना है, आपने 2 उंगलियां लेनी है, ठीक है। आपने जो है वो 2 फिंगर्स के जरिए, या आपके जो एक से अंगूठी होते हैं, उन अंगूठों के जरिए आपने क्या करना होता है, थंब के जरिए आपने उसको दबाना होता है, ठीक है। यानी कि उसका एक तरह से जो स्टर्नम वाला एरिया होता है, वहां पे अपनी 2 उंगलियों से या अपनी दोनों थम्स के जरिए उसको दबाना होता है। और उसको एक तरह से सीपीआर करनी होती है। ये ना हो कि आप बड़ों की तरह जनाब उसको एक तरह बहुत ज्यादा दबाओ अपने दोनों हाथों से, ऐसा आपने नहीं करना। 2 उंगलियों के जरिए से, या आप दो थम के, जो आपके थम्स होते हैं उनके जरिए आपने उसको सीपीआर देना है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर ये कंडीशन करनी है, सीपीआर। और दूसरा, मतलब कि हमने कल ये भी पढ़ा था कि यार ये जो पेशेंट होते हैं आपके, इनको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकती है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो आपके होते हैं, यानी कि आपका आर्टोनिक सीजर, ठीक है, जो आर्टोनिक सीजर होते हैं वो, मतलब कि उस वो हो सकता है कि आर्टोनिक सीजर जो है वो आपकी कंफ्यूज करते हैं किसके साथ, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ। और एक हाइपोग्लाइसीमिया भी आपके इसकी लाइक सीजर की एक बहुत बड़ी वजह थी। अब आपने क्या करना, अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो, मतलब कि हाइपोग्लाइसीमिया हमने देखा था कि उसकी एक काज है। तो आपने इस कंडीशन में क्या करना है, एक तो मतलब कि आपने सीपीआर कर लिया, उसके ब्रेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी, आपने जनाब उसकी जो दोनों टांगे होंगी ना, उनको आपने एलिवेट करना है, ठीक है। इस बात को आपने समझना है कि वो पेशेंट जनाब वो सीधा पड़ा होगा, आपने क्या करना है, उसका जो हेड होगा उसको नीचे करना है, और उसकी दोनों जो टांगे होंगी उसको एलिवेट कर देना, ऊपर की तरफ उठा लेना है। अब इसका मकसद क्या होगा कि जनाब आप जनाब उसकी जो दोनों टांगे होंगी उसको एलिवेट कर लोगे। इसका मतलब ये होगा, क्योंकि आपका जो सारे का सारा जो ब्लड है वो आपकी एक तरह से इसकी तरफ जाएगा, आपकी ब्रेन की तरफ जाएगा। जब आपकी ब्रेन की तरफ सारे के सारा ब्लड जाएगा, तो इसमें आपकी एक तरह से ऑक्सीजन भी जाएगी, और आपके जो एक तरह से ग्लूकोज है ब्लड के अंदर वो भी जाएगा। तो इसकी वजह से मतलब कि आपका पेशेंट है वो भी ट्रीट हो सकता है। पहले आपने क्या करना है, सीपीआर करो। आप जो आपकी दोनों लेग्स है उनको एलिवेट करो, ताकि उसके ब्लड, उसके जो सर है उसकी ब्रेन के ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाए, और इसका और ऑक्सीजन जाए, ताकि वो दोबारा से होश में आ जाए, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर ये सारी चीजें करनी है। और इसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हो। और जनाब आपने, हाँ, एक और बात आपने जो याद रखनी है कि ये जो लोग होते हैं ना, इनके मतलब कि, क्योंकि हो सकता है कि जब हमने पढ़ा था कि इनमें जो टंग बाइट है, टंग बाइट भी हो सकती है, इनमें टंग बाइट भी हो सकती है। अब आपने क्या करना है, आपने टंग बाइट से बचने के लिए आपने उनके जो दांत दांत हैं उनके दरमियान कोई ना कोई कपड़ा वगैरह रख देना है, ठीक है। कोई कपड़ा वगैरह रख दो। तो कपड़ा वगैरह रख देने से ये होगा कि जनाब उनका जो दोनों उसके दो अपर और लोअर जा होंगे, यानी कि दोनों जो जबड़े होंगे उनके दरमियान थोड़ा सा गैप रह जाएगा। अगर उस गैप में अगर आपकी टंग आ भी जाए ना, तो वो मतलब कि उसमें वो उसको डैमेज कम होगा, ठीक है। यानी कि आपने उसके दांतों के दरमियान, उसके जबड़ों के दरमियान कपड़ा वगैरह आप रख सकते हो। लेकिन आपने अपनी जो उंगली है, ठीक है, आपकी जो फिंगर है वो कभी भी नहीं देनी, ठीक है, इन लोगों के अंदर, ठीक है। इस यानी कि टंग इंजरी को बचाने के लिए आप जनाब उनके जो जा होते हैं, उनके दांत होते हैं, उनमें कपड़ा वगैरह रख सकते हो। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा जो आपने इन लोगों के अंदर करना होता है ना, ठीक है, कि आपने मतलब इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हो। हाँ, इन लोग, मैंने कल आपको ये बताया था कि ये जो लोग होते हैं इनके अंदर तकरीबन 10 लोगों जैसी पावर आ जाती है, ठीक है। और इनके जो एक तरह से मसल्स होते हैं या इनकी बोन्स होती हैं, जो इनकी हड्डियां होती हैं, वो इतनी स्टिफ हो जाती हैं कि वो आप जनाब उनको सीधा ही नहीं कर सकते। आपने देखा होगा अक्सर, मतलब कि आपके पास ये आपके सामने केस होते होंगे कि जनाब जो लोग होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं वो इतनी स्टिफ हो जाती हैं, और उनको एक तरह इतने झटके लग रहे होते हैं।
तो आपने कभी भी इनके साथ जो है वो फोर्सफुल जो एक्टिविटी नहीं करनी, ठीक है, यानी कि फोर्सफुल एक्टिविटी नहीं करनी। आपने जनाब उसको जनाब उसकी टांगे जनाब हैं उसको ऊपर से जोर से नहीं दबाना ताकि इसकी जो टांगे हैं वो सीधी हो जाएं। आपने ऐसे कभी भी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि आप उसकी टांगों के ऊपर इतना ज्यादा जोर लगाओ और आप उनकी टांगों को ही ब्रेक कर दो। ठीक है, तो आपने यही लिख कर रहा हूँ, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कभी भी ये जो पेशेंट होंगे इनके साथ कोई भी फोर्सफुल एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप फोर्सफुल एक्टिविटी करोगे उसकी जो टांगे हैं अगर आप सीधा करना चाहोगे तो हो सकता है कि जनाब आप उसकी टांगे जो है वो यानी कि उसकी जो हड्डियां हैं इतनी स्टिफ हो चुकी हों कि आप जनाब उसको ऊपर से जोर लगाई रखो और उसकी जो बोन्स हैं वो भी ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये आपने जनाब कुछ जो वो मेजरमेंट्स करने इन लोगों के अंदर। और हाँ, फिर आपने क्या करना है इनको, अगर आप डॉक्टर हो, अगर मतलब कि आप डॉक्टर हो, ठीक है, तो आपने ऑन स्पॉट जो मैंने आपको लिखवाया था आईवी डायजेपाम वगैरह आप दे सकते हो। ठीक है, और आप जो आप दूसरी जो मैंने आपको सिचुएशन आपकी जो प्रॉपर मेडिकेशन आपको लिखवाई है, ये जो स्टेटस एपिलेप्टिकस वाली ये आप दे सकते हो। ठीक है, अब इनके अंदर आपने ओरल नहीं देनी, ये ना कि जनाब वो बेहोश हुआ हो और आप उनको जनाब एक टेबलेट्स वगैरह दे रहे हो, ऐसा कर कभी नहीं करना, क्योंकि ये आपके लंग्स के अंदर जा सकती हैं और आपको रेस्पिरेटरी फेलियर करवा सकती हैं। तो आपने इंजेक्शन ही देना है। ठीक है, आई होप सो कि आपको जनाब इसका जो ट्रीटमेंट है वो समझ आ चुका होगा। इसका लाइक जो आपकी एपिलेप्सी होती है इनका प्रॉपर क्या सीन होता है ये आपको समझ आ चुका होगा। हाँ जी, समझ आ चुका है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, जल्दी से बताएं वरना आपका जो आज जो टॉपिक है नेक्स्ट वो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से रिप्लाई कर दें। ठीक हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं आपके मेन जो टॉपिक है आज उस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। और आपने जो टॉपिक डिस्कस करना है आज वो होगा आपका आफेजिया। कि आपका जो आफेजिया होता है वो क्या होता है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने लाजमी और लाजमी समझना है। आज की अगर थोड़ी सी क्लास अगर लंबी भी हो जाए ना तो आपने परेशान नहीं होना, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसको मतलब कि आपने थोड़ा सा कंपनसेट करना है। ओके, अब जो हम डिस्कस करते हैं वो होगा आपका आफेजिया। कि आपका आफेजिया क्या होता है। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कौन सा टॉपिक, एक तरह से अफेजिया। कि आपका जो अफेजिया होता है ये क्या होता है। अब अफेजिया को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी जनाब इसकी जो आपकी ब्रेन की एनाटॉमी है उसको देख लेते हैं। जनाब आपको जब थोड़ी सी इसके लाइक अफेजिया के रिलेटेड जितनी भी आपको बातें हैं जो मैं अभी यहाँ पे ड्रा करके आपको बताऊंगा, जब आपको वो समझ आ जाएंगी तो आपको अफेजिया जो होगा वो बहुत ही आसान लगेगा। अच्छा, पहले मतलब कि अफेजिया को डिस्कस करने से पहले जो होगा ना वो आपने यहाँ पे एक चीज बनानी है। ठीक है, आपके जो ब्रेन होते हैं इस ब्रेन के अंदर टोटल 4 लोब्स होते हैं। कितने होते हैं आपके? 4 लोब्स होते हैं। अब उन लोब्स को हम ड्रा करते हैं, उन लोब्स को आपने समझना है और फिर आपको जो अफेजिया होगा वो समझ आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह आपका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपने साथ साथ बनाना है। ठीक है, फिर आपको इंशाल्लाह लास्ट पे जो है वो सारी चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। ये इस तरह का आपने क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बना लेना है। और इसके अलावा जितने भी मैं आपको इसकी एक तरह से एनोटेशन करवाऊंगा वो भी आपने लिख लेनी है। अब ये जो मैंने आपका बनाया है, ठीक है, ये आपके ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया है और इसमें मैं आपको कुछ चीजें लिखवाऊंगा। जैसा मैंने आपको कहा कि ये आपकी ब्रेन के अंदर कितने होते हैं, टोटल 4 लोब होते हैं। अब ये जो पहला लोब मैंने यहाँ पे बनाया है इसको मैं कहता हूँ आपका कौन सा है, आपका एक तरह से टेम्पोरल लोब है। कौन सा आपका एक तरह से कौन सा लोब है? टेम्पोरल लोब है, इसको आपने लिखना है। जो पहला लोब है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब कहते हैं। अब ये जो लोब है इसको हम कहते हैं आपकी ऑक्सीपिटल लोब। कौन सा? आपका एक तरह से ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आपका एक तरह से ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। अब ये जो आपका लोब होता है, ठीक है, ये जो लोब होता है यानी कि एक ये जो होती है ये तो आपकी गहराई होती है, इसको आप छोड़ दें। ये जो आपका एक तरह से आपका लोब होता है इसको हम कहते हैं आपका पैराइटल लोब। कौन सा? आपका एक तरह से पैराइटल लोब होता है। और ये जो आपका यहाँ पे लोब है, ठीक है, इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से फ्रंटल लोब। कौन सा? आपका एक तरह से फ्रंटल लोब कहते हैं। अब इस बात को आपने समझना कि ये मैं आपको क्यों ड्रा करवा रहा हूँ। यहाँ पे जितनी भी मैं आपको बातें बताऊंगा ना वो आपने लाजमी और लाजमी जो है वो सीखनी है, फिर आपको इंशाल्लाह अफेजिया का जो टॉपिक है वो समझ आ जाएगा। मैंने कहा कि आपके जो ब्रेन होते हैं इसमें मेनली 4 लोब होते हैं, फिर मैंने उन लोब को एक तरह से ड्रा किया। और आपके एक तरह से टेम्पोरल लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, फ्रंटल लोब होता है। अब यहाँ पे आपने जिन 2 लोब्स के ऊपर आपने गौर करना है ना वो होगा आपका एक टेम्पोरल लोब और आपका फ्रंटल लोब। इन 2 लोब्स के ऊपर हमने डिस्कस करना है ताकि आपका जो अफेजिया का टॉपिक है वो आपको समझ आ जाए। देखो, आपका जो टेम्पोरल लोब होता है ना, इस टेम्पोरल लोब के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो आपका टेम्पोरल लोब है इसके अंदर एक एरिया होता है। अब ये जो एरिया मैंने बनाया है इस एरिया को हम कहते हैं आपका एक तरह से वर्निक एरिया। ठीक है, यानी कि इस एरिया जो आपकी टेम्पोरल लोब में जो मैंने एरिया बनाया है इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से वर्निक एरिया कहते हैं। कौन सा एरिया?
हम इसको कहते हैं आपका वर्निक एरिया कहते हैं। अब याद रखो कि जो वर्निक एरिया है ना, इसका क्या काम है मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि टेम्पोरल लोब के सुपीरियर पार्ट, यानी कि सुपीरियर पार्ट ऑफ, ठीक है, ये भी आपने लिखना है कि टेम्पोरल लोब के जो सुपीरियर पार्ट होता है, उस सुपीरियर पार्ट के ऊपर आपका एक एरिया मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं वर्निक एरिया। अगर आपसे कोई पूछे कि यार जो वर्निक एरिया है ये कहाँ पे होता है, पहला क्वेश्चन आपने उसका बताना है, ठीक है। इसका काम मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन पहला क्वेश्चन जो है अपने यहाँ पे आपने जो है वो क्लियर करना है कि वर्निक एरिया जो होता है ये कहाँ पे होता है। आपने कहना है जो वर्निक एरिया होता है ना, वो सुपीरियर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब में होता है, ये आपने कहना है। अब इसका जो काम होता है, जो आपका वर्निंग एरिया होता है, इसका आपने जो काम याद रखना है, आपने कहना है कि ये क्या करवाता है, ये क्या करता है, ये रिसीव करता है। ये भी बहुत, ये रिसीव करता है किसको, आपकी सेंसरी इंपल्स को, ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि ये रिसीव करता है सेंसरी इंपल्स को। अब सेंसरी इंपल्स कौन सी होती है अभी मैं आपको बताता हूँ। वर्निंग एरिया का पता आपको होना चाहिए और इसका काम पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है। फिर हम आते हैं आपकी फ्रंटल लोब के ऊपर, और फ्रंटल लोब जो होता है ना, इसके नीचे, यानी कि इसके इंफीरियर पार्ट में यहाँ पे एक एरिया होता है, यहाँ पर भी एक एरिया होता है। और इस खास एरिया को हम क्या कहते हैं, इस खास एरिया को जो आपके फ्रंटल लोब में होता है, इसको हम कहते हैं आपका ब्रोका एरिया। ब्रोकाज एरिया भी इसको कहते हैं। क्या होता है आपके, एक तरह से ब्रोकाज एरिया होता है, इसको आपने कहना है। यानी कि जो आपका फ्रंटल लोब होता है, उस फ्रंटल लोब के इंफीरियर पार्ट में, यानी कि आपने कहना है कि इंफीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब में एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं ब्रोकाज एरिया। इस ब्रोकाज एरिया का काम ये होता है कि इट गिव्स मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये जनाब आपको एक तरह से मोटर रिस्पॉन्स देता है। क्या करता है, आपको मोटर रिस्पॉन्स देता है। अब ये बातें आपको लाजमी और लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको बाकी की जो चीजें हैं वो समझना आपको आसान हो जाए। क्या हुआ, पहले हमने डिस्कस किया कि आपका क्या होता है कि चार लोब होते हैं जनाब। उस चार लोब को हमने देखा, फिर हमने मजीद अपनी जो डिस्कशन थी वो मजीद स्पेसिफाई कर ली, ठीक है, मजीद लिमिट कर ली टेम्पोरल लोब के ऊपर और आपकी फ्रंटल लोब के ऊपर। हमने मजीद उसको एक स्पेसिफिक की लिमिट कर ली। फिर हमने कहा कि यार आपकी जो टेम्पोरल लोब होती है ना, उसके सुपीरियर पार्ट में एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं वर्निक एरिया कहते हैं। और इसका काम ये होता है कि ये सेंसरी इंपल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। जबकि आपका जो फ्रंटल लोब होता है, इस फ्रंटल लोब के इंफीरियर पार्ट में, ठीक है, यानी कि इंफीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब में एक एरिया होता है और उस एरिया को कहते हैं ब्रोकाज एरिया। और इस ब्रोकाज एरिया का काम ये होता है कि इसने मोटर रिस्पॉन्स देना होता है। अब इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन ये होती है, देखो डेली लाइफ में, अभी आपने गौर से सुनना है, डेली लाइफ में क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि यार आपका नाम क्या है, अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है, तो आप उसके रेलिवेंट उसको क्या करते हैं, आंसर करते हैं, रिप्लाई करते हैं, ऐसा ही है ना। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि यार आपका नाम क्या है, या आपका, आप कहाँ से हो, इस तरह की मतलब कि सिंपल क्वेश्चन करता है, तो आप कहाँ से हो, यानी कि आप कहाँ से हो, अगर कोई बंदा आपसे पूछता है, तो ये आपके लिए एक सेंसरी मतलब कि इम्पल्स होती है, ठीक है। यानी कि वो बाहर से, अभी आप क्या हो, अभी आप जो है वो रेस्ट के ऊपर हो। यानी कि अगर कोई बंदा आपसे सवाल कर रहा है कि यार आप कहाँ से हो, अभी आप रेस्ट के ऊपर हो, ठीक है, और रेस्ट के ऊपर हो, तो आपके ब्रेन के अंदर जो है वो एक सेंसरी इम्पल्स जा रही है, सेंसरी इम्पल्स जा रही है। और जो सेंसरी पल्स जो जाएगी आपके ब्रेन के अंदर, वो आपके टेम्पोरल लोब में एंटर होगी और आपके वर्निक एरिया को जाके स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। यानी कि आप कहाँ से हो, ठीक है, मतलब मैं लिखता हूँ कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, मतलब कि ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, यानी कि एक बंदे ने आपसे पूछा। ये आपकी क्या है, ये आपकी सेंसरी इंपल्स है। ये सेंसरी इंपल्स जो है, ये रिसीव की है आपके वर्निक एरिया ने, जो सुपीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब पे मौजूद है। अब जब आपको, आप कहाँ से हो, आपको एक इम्पल्स मिली, बाहर से आपको सेंसरी इम्पल्स मिली, फिर आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि मैं जनाब कहाँ से हूँ, मैं फलां फलां से हूँ, ठीक है। मैं कहाँ से हूँ, आप कहते हो कि मैं जनाब आपका सरगोदा से हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं, मैं सरगोदा से हूँ, ठीक है। यानी कि ये आप रिप्लाई करते हो, ऐसे ही है ना, यानी कि आप रिप्लाई करते हो कि जनाब आप कहाँ से हो, एक सेंसरी इम्पल्स आपको मिल गई। फिर आप जनाब क्या करते हो, अपने जो टंग है, जो टंग के मसल्स हैं, जो टंग के मसल्स हैं उनकी मूवमेंट करवाते हो। मैंने आपको बताया, जब आपके जो भी आप मसल की मूवमेंट करवाते हो, वो आपका क्या होता है, वो आपको मोटर रिस्पॉन्स होता है ना, जो आप किसी के लाइक सेंसरी जो इम्पल्स होती है उसके बदले में जो रिस्पॉन्स देते हो, वो आपका मोटर रिस्पॉन्स देते हो। तो आपने उसको कहा मैं सरगोदा से हूँ, यानी कि अब आपने उसको मोटर रिस्पॉन्स दिया।
अब जो मोटर रिस्पॉन्स आप दे रहे हो वो आप कौन से एरिया की वजह से दे रहे हो, वो तो आपका ब्रोकाज एरिया। आपने कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे आप कंफ्यूज अगर होने लगो तो मुझे बता देना है। तो आपका जो मोटर रिस्पॉन्स देते हैं वो ब्रोकाज एरिया देता है, यानी कि जो आप कहाँ से हो, मतलब कि मैं सरगोदा से हूँ, आपने एक मोटर रिस्पॉन्स दिया और आपके ब्रेन के अंदर वो कौन सा एरिया है जिसने मोटर रिस्पॉन्स दिया। आपके जो जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो आपके फ्रंटल लोब के इंफीरियर पार्ट में एक एरिया मौजूद होता है मोटर, उसको हम कहते हैं ब्रोकाज एरिया। तो ब्रोकाज एरिया ने जनाब आपका ये रिस्पॉन्स दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जनाब आपका जो वर्निक एरिया है और आपका जो एक ब्रोकाज एरिया वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उनका एक दूसरे के साथ लिंक मौजूद है। क्योंकि वर्निक एरिया फील करेगा यार उसके पास एक सेंसरी इंपल्स आई है, वो मतलब कि सेंसरी इंपल्स को देखेगा कि उसके पास किस तरह की सेंसरी इंपल्स आई है। वो फिर क्या करेगा, वो जाएगा ब्रोकाज एरिया को स्टिमुलेट करेगा, वो कहेगा कि मेरे पास इस तरह की सेंसरी इंपल्स आई है, तुम इस तरह करो कि ये अब मोटर रिस्पॉन्स जो है वो मतलब कि जनरेट कर दो। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई कनेक्शन मौजूद है, इन दोनों के दरमियान जो है वो एक तरह से लिंक मौजूद है, मतलब कि एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब एक दूसरे के साथ ये किस तरह कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो इन दोनों के दरमियान एक आर्क होती है, इस तरह का एक कनेक्शन होता है, एक आर्क सी होती है, ठीक है। यानी कि आर्क क्या होती है, आपकी क्रीसेंट शेप, यानी कि इस तरह की जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। यानी कि इन दोनों के दरमियान एक जो वो रास्ता मौजूद है, एक कनेक्शन मौजूद है, और वो कनेक्शन, वो रास्ता जो आपके वर्निक एरिया को आपके ब्रोकाज एरिया के साथ कनेक्ट कर रहा है, इस पाथवे को कहते हैं हम आपके एक तरह से आर्कुएट फेसिकुलस, ठीक है। यानी कि इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं आपका एक तरह से आर्कुएट, क्या कहते हैं, आपने लिखना है कि आपका आर्कुएट फेसिकुलस कहते हैं, आर्कुएट फेसिकुलस, ठीक है। यानी कि आर्कुएट फेसिकुलस एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि आपके टेम्पोरल लोब में जो वर्निक एरिया मौजूद है उसको कनेक्ट कर होता है, किसके साथ, जो आपके फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरिया उसको साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपका जो वर्निक एरिया होगा, वो आपको जो वर्निक एरिया होगा वो इम्पल्स जो मतलब कि जो वर्निक एरिया होगा वो स्टिमुलेट करेगा ब्रोकाज एरिया को विद द हेल्प ऑफ आर्कुएट फेसिकुलस। अब इस तरह जनाब आप अपनी डेली लाइफ के अंदर लोगों को क्या कर रहे होते हो, रिस्पॉन्स दे रहे होते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको जनाब यहाँ पे जो है वो समझ आ चुकी होगी, ठीक है। यानी कि आप जो है डेली लाइफ में किस तरह बोलते हो, आप किस तरह सुनते हो, जो सुनते हो वो एक सेंसरी रिस्पॉन्स होता है। जब आप सेंसरी रिस्पॉन्स होता है तो फिर उसके बदले में क्या होता है कि आप कौन से एरिया, जो ब्रोकाज एरिया उसको स्टिमुलेट करते हो, फिर वो जनाब आपको मोटर रिस्पॉन्स देता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि ये प्रॉपर जो है आपके अंदर ये सारा सिलसिला जो है वो चल रहा होता है। वर्निक एरिया आप याद रखें सेंसरी रिस्पॉन्स करवाता है और ये आपका मोटर रिस्पॉन्स करवाता है, इट गिव्स मोटर रिस्पॉन्स, यानी कि ब्रोकाज एरिया मोटर रिस्पॉन्स देता है, ठीक है जी। आपने कहना है अब ऐसी कंडीशन, ठीक है, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या हो, आपके टेम्पोरल लोब के अंदर या तो वर्निक एरिया अफेक्ट हो जाए, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या हो कि आपका जो वर्निक एरिया है वो डैमेज हो जाए, या ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या हो, ये आपका जो ब्रोकाज एरिया है वो डैमेज हो जाए, या फिर आपका आर्कुएट फेसिकुलस जो आपका कनेक्शन है वो डैमेज हो जाए, और आप जो है वो प्रॉपर बोल ना सको, या फिर आप जनाब एक सेंटेंस को प्रॉपर अंडरस्टैंड ही ना कर सको, ठीक है। यानी कि अंडरस्टैंड जो करना है वो एक तरह से क्या है, सेंसरी इंपल्स है, वो सेंसरी स्टिमुलस है। जो अंडरस्टैंड करेगा वो वर्निक एरिया करेगा, उसके बाद जो आप जो ना प्रॉपर स्पीक करोगे, जो बोलोगे, वो आपका ब्रोकाज एरिया करेगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें वर्निक एरिया अफेक्ट हो और उसकी वजह से आप प्रॉपर जो है वो सेंटेंस को अंडरस्टैंड ना कर सको, या फिर आप जो है वो जो ब्रोकाज एरिया है वो अफेक्ट हो जाए, जिसकी वजह से आप जो है प्रॉपर स्पीक ना कर सको, ठीक है, स्पीक ना कर सको, या फिर आपका आर्कुएट फेसिकुलर डैमेज हो जाए, तो इन दोनों के दरमियान जो एक तरह से कनेक्शन है वो डैमेज हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं आफेजिया। क्या कहते हैं, आपका आफेजिया कहते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो भी मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको मजीद बता देता हूँ, लेकिन आई होप सो कि आपको जो यहाँ पे मैंने आपको चीजें बताई है ना, वर्निक एरिया का, आर्कुएट फेसिकुलस का और आपके ब्रोकाज एरिया का, उसका आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपका जो आफेजिया है उसकी तरफ आता हूँ, ठीक है, फिर मैं उसकी एक तरह से डेफिनेशन लिखूंगा, फिर आपको मजीद जो वो चीजें समझ आ जाएगी कि इनका क्या मतलब होता है। देखो जो पहले आपने जो लिखनी है वो होगा आपकी आफेजिया की डेफिनेशन, की आफेजिया जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या है। आपने कहना है कि आफेजिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पर्सन होता है इनएबिलिटी टू स्पीक,
यानी कि जो आपका पर्सन होता है वो ना तो बोल सकता है, वो प्रॉपर स्पीक ही नहीं कर सकता, या फिर उसमें क्या होता है कि आपका अंडरस्टैंड, यानी कि वो प्रॉपर जो है वो किसी सेंटेंस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, या फिर क्या करता है वो प्रॉपर राइट ही नहीं कर, वो लिख भी नहीं सकता, या फिर क्या होता है कि आपके एकदम से और रीड द सेंटेंस, ठीक है, और रीड द सेंटेंस, ये आपने चारों कंडीशन लिखी, क्योंकि इस चारों कंडीशन को लिखवाने का ये मतलब होते हैं, या कुछ लोग होते हैं वो अफेजिया का मतलब सिर्फ ये लेते हैं कि जनाब जो इनएबिलिटी टू स्पीक या इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इसको हम अफेजिया कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अफेजिया के अंदर आपकी चारों कंडीशंस आती हैं, इनएबिलिटी टू स्पीक, अंडरस्टैंड, राइट और रीड द सेंटेंस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अफेजिया। क्या कहते हैं, आपके एक तरह से अफेजिया कहते हैं। अब अफेजिया की एक तरह से आपको डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी कि इस अफेजिया में क्या होता है और इसकी काज क्या होती है, कि इसकी आपकी फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपका वर्निक एरिया डैमेज हो जाए, और हो सकता है कि आपका आर्कुएट फेसिकुलर डैमेज हो जाए, हो सकता है आपका जो ब्रुकास एरिया वो डैमेज हो जाए। अब मजीद आपकी अफेजिया की टाइप्स होती हैं, वहां पे आपको मजीद समझ आ जाएगी। अब आपको अफेजिया की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं आपकी डिसआर्थरिया। कौन सी एक तरह से जो कंडीशन आती है वो होती है आपकी डिसआर्थरिया। कि डिसआर्थरिया का क्या मतलब होता है, देखो डिसआर्थरिया का मतलब ये होता है कि इनएबिलिटी टू स्पीक, ठीक है, ये आपने इसकी पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या सीन होता है। इनएबिलिटी टू स्पीक यानी कि स्पीक ड्यू टू इम्पेयर टंग मूवमेंट, इनएबिलिटी टू स्पीक ड्यू टू इम्पेयर, यानी कि इम्पेयर मतलब कि खराब टंग मूवमेंट, यानी कि अगर आप जो है वो टंग मूवमेंट आपकी सही ना हो, यानी कि आपका जो मोटर रिस्पॉन्स है, आपका मोटर रिस्पॉन्स सही ना हो, और उसकी वजह से आप क्या हो, आप प्रॉपर बोल ही ना सको, तो उसको हम कहते हैं डिसआर्थरिया। यानी कि अगर आप सिर्फ बोल ना सको, ठीक है, ड्यू टू इम्पेयर टंग मूवमेंट, ड्यू टू इम्पेयर्ड मोटर रिस्पॉन्स, उसको हम कहते हैं डिसआर्थरिया। यानी कि जो डिसआर्थरिया इज ए टाइप ऑफ, यानी कि ये टाइप है, ये फॉर्म है किसकी, आफेजिया की। यानी कि आफेजिया की जो टाइप है वो डिसआर्थरिया है। इस मतलब कि आपने इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। जो डिसआर्थरिया है ना, ये इज ए टाइप ऑफ, ये इज ए फॉर्म ऑफ आपका आफेजिया की। मतलब कि एवरी डिसआर्थरिया इज ए aphasia, every dysarthria is a aphasia, बट नॉट एवरी aphasia इज ए डिसआर्थरिया। ये आपने लाजमी समझना है। डिसआर्थरिया में सिर्फ क्या होता है कि आपको स्पीक प्रॉपर नहीं कर सकते, लेकिन aphasia में आपकी चारों कंडीशन जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये आपने इसका एकदम से डिसआर्थरिया लिखना है कि डिसआर्थरिया का क्या मतलब होता है। अब इन दोनों कंडीशन की आपको समझ आ चुकी होगी कि इनमें क्या सीन होता है। अब हम बारी बारी आते हैं, जो आपके aphasia की टाइप्स है ना उनको हम डिस्कस करते हैं, फिर आपको मजीद जो है वो आपको समझ आ जाएगी। पहली जो अपनी टाइप्स लिखनी है आपकी अफेजिया की, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगी, टाइप्स ऑफ अफेजिया। कि जो आपका अफेजिया है जिसमें जो पेशेंट है वो प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, या फिर प्रॉपर जो है वो रीड नहीं कर सकता, या राइट नहीं कर सकता, या स्पीक नहीं कर सकता, उसकी टाइप्स के ऊपर हम आते हैं। जो पहली टाइप आपने इसमें लिखनी है वो है आपका एक तरह से सेंसरी अफेजिया। कौन सा, आपके एक तरह से सेंसरी अफेजिया होती है, ठीक है। अब सेंसरी अफेजिया क्या होती है इसको हम देखते हैं। पहले मैं इसको लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि सेंसरी अफेजिया का क्या मतलब होता है। देखिए, सेंसरी अफेजिया में जो पहली आपने चीज लिखनी है वो होगा मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज, यानी कि इसको हम कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज रिसेप्टिव अफेजिया। क्या होता है कि आपका इसको हम कहते हैं रिसेप्टिव अफेजिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम रिसेप्टिव अफेजिया भी कहते हैं। फिर आपने लिखना है कि इसके अंदर एरिया टू बी डैमेज, ये सारी जिस तरह मैं आपको लिखा रहा हूँ, मतलब कि आपका हेडिंग्स वगैरह बनवा के इस तरह के आपको एमसीक्यूज आएंगे, यही आपके प्रॉपर एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके सेंसरी अफेजिया को क्या कहते हैं, रिसेप्टिव अफेजिया कहते हैं, और इसमें एरिया टू बी डैमेज, यानी कि आपसे एक एमसीक्यूज आता है वो कहता है कि सेंसरी अफेजिया में कौन सा एरिया डैमेज होता है। तो आपने कहना है कि जो आपका वर्निक एरिया होता है, कौन सा आपका एक तरह से जो वर्निक एरिया होता है, वो वर्निक एरिया जो होता है वो आपका डैमेज होता है। वर्निक एरिया कहाँ पे मौजूद होता है, आपने लिखना है कि जो वर्निक एरिया होता है ये आपके टेम्पोरल लोब के सुपीरियर पार्ट में जो होता है वो मौजूद होता है, ठीक है। यानी कि आपने अभी तक सिर्फ लिखना है कि सेंसरी अफेजिया क्या होता है, आपने क्या सेंसरी अफेजिया को हम रिसेप्टिव अफेजिया भी कहते हैं, और इसमें जो एरिया डैमेज होता है वो होता है आपका एक तरह से वर्निक एरिया। और वर्निक एरिया कहाँ पे मौजूद होता है, ये आपके टेम्पोरल लोब के सुपीरियर पार्ट में जो होता है वो मौजूद होता है, ठीक है जी, आपने कहना है। अब देखो इन लोगों में क्या होता है, अब यहाँ पे आपने समझना है। इन लोगों में होता कुछ यूं है कि इन लोगों में जो आपका वर्निक एरिया होता है, क्या होता है, जो वर्निक एरिया होता है वो मतलब कि डैमेज हो जाता है। क्या होता है, वो वर्निक एरिया जो होता है वो डैमेज हो जाता है। जब उनका वर्निक एरिया डैमेज हो जाता है ना, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका ब्रुकाज एरिया होता है, ब्रुकाज एरिया बिल्कुल नॉर्मल होता है।
यानी कि वो बोल तो सकते हैं, वो प्रॉपर पूरे सेंटेंस में बोल तो सकते हैं, लेकिन जो आपके पास एक सेंसरी इम्पल्स आई है ना, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है, जो आपके एक सेंसरी एक तरह से इम्पल्स आई है ना, वो ये प्रॉपर अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। यानी कि ये इंटरप्रिट ही नहीं कर सकता, ये सेंस ही नहीं कर सकता कि यार मेरे अंदर कौन सा एक इम्पल्स आई है, बाहर से कौन सी सेंसरी इम्पल्स आई है। तो ये इसका, क्योंकि इसका क्या है, ब्रोकाज एरिया सही है, तो ये मतलब कि बोलेगा तो सही, मतलब कि बोलेगा प्रॉपर वे में, ठीक है, जिस तरह नॉर्मल लोग बोलते हैं, बोलेगा उस वे से बोलेगा, लेकिन ये इरेलीवेंट टू द क्वेश्चन होगा। ठीक है, अभी आपने कहने की ये क्या होगा, ये बोलेगा सही लेकिन इरेलीवेंट टू द क्वेश्चन होगा। यानी कि क्या मतलब इरेलीवेंट टू द क्वेश्चन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं इससे पूछूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है कि जो डॉक्टर होगा, कोई भी डॉक्टर होगा ना, उसका ये क्वेश्चन होगा इससे कि यार आपका नाम क्या है। ठीक है, अब अभी आपने लिखना है कि आपका नाम क्या है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि आपका नाम क्या है, ठीक है, कि आपका नाम क्या है, अब इसका जो जवाब होगा ना, इसका जवाब ये होगा कि मैंने 10 रोटियां, फॉर एग्जाम्पल ये कहेगा कि मैंने 10 रोटियां खाई हैं, मैंने 10 रोटियां खाई हैं। ठीक है, यानी कि इसका ये आंसर होगा। मैं उससे पूछ के आ रहा हूँ आपका नाम क्या है, लेकिन वो क्या आगे से कह रहा है मैंने 10 रोटियां खाई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यार उसका जो वर्निक एरिया है ना, वो वर्निक एरिया जो है वो डैमेज हो चुका है। वो प्रॉपर जो सेंसरी इम्पल्स है उसको रिसीव ही नहीं कर रहा, उसकी एक तरह से जो रिसेप्टिव अफेजिया है, यानी कि उसका क्या है कि वो सेंसरी इम्पल्स को प्रॉपर रिसीव नहीं कर रहा है, ना ही उसको इंटरप्रिट कर रहा है। उसने जनाब देखा कि यार मेरे अंदर कोई ना कोई इम्पल्स आई है ना, तो उसने प्रॉपर उसको अंडरस्टैंड किया, बस उसका एक तरह से ब्रोकाज एरिया ठीक था, उसने अपने पास से बोल दिया कि उसने कोई ना कोई रिप्लाई कर दिया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वो आपका जो सेंटेंस होगा ना, वो सेंटेंस कंप्लीट बोलेगा। अभी हम एक और कंडीशन जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें वो अड़ अड़ के बोलेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, आपका अड़ अड़ के बोलेगा। हाँ बिल्कुल, सवाल गंदम होगा, जवाब चना होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। यानी कि इन एरिया जब डैमेज होगा, इसमें क्या होगा, हम उससे पूछेंगे आपका नाम क्या है, वो कहेगा मैंने 10 रोटियां खाई हैं। या फिर जनाब ये मतलब कि ये कहेगा ना, फर्ज मैं इससे पूछूंगा ना कि यार आप कहाँ से हो, या आप कहाँ से हो, वो कहेगा कि यार मैंने कल ये फिल्म देखी थी, मैंने ये कल मूवी देखी थी, उसमें ये सारा सीन हो रहा था, उसमें ये सारा जो है वो सीन हो रहा था। इसको हम साइकोलॉजी के अंदर एक सैलिड टर्म ही बोलते बोलते हैं। ठीक है, और सैलिड टर्म होती है, और आपकी एक दो और टर्म्स होती हैं। ठीक है, आपकी डी रियलाइजेशन होती है, ये सारी कंडीशंस होती हैं, उनको आप भी छोड़ें। आपने सिर्फ इसके सिंपल मीनिंग के ऊपर जाना है, यानी कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन उससे कोई और करेंगे, लेकिन वो जवाब कुछ और देगा, यानी कि इररेलीवेंट टू द क्वेश्चन होगा आपका, सिर्फ आपका कौन सा वर्निक एरिया डैमेज होने की वजह से। अभी मैं आपको मजीद इसमें जो है वो स्टेटमेंट्स लिखवाता हूँ, आपने लिख लेनी है, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। एक कंडीशन आपने, यानी कि स्टेटमेंट आपने लिखनी है कि ये जो पेशेंट होंगे ना, जिनके अंदर वर्निक एरिया होगा, यानी कि जिनके अंदर वर्निक एरिया डैमेज होगा, यानी कि जिनके अंदर जो सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करने वाला एरिया डैमेज होगा, दिस पेशेंट कैन स्पीक द फुल सेंटेंस। ये इंपॉर्ट, कैन स्पीक द फुल सेंटेंस, यानी कि क्योंकि इनके अंदर ब्रोकाज एरिया ठीक है, तो ये फुल सेंटेंस तो बोल सकेंगे, पूरा फुल सेंटेंस भी है वो बोल सकेंगे। बट इर मतलब कि इरेलीवेंट टू द क्वेश्चन, बट आपने लिखा है कि इरेलीवेंट टू द क्वेश्चन, इरेलीवेंट टू द क्वेश्चन, यानी कि जो हम उसको क्वेश्चन पूछेंगे उसके इरेलीवेंट होगा, उसके कोई सेंस ही नहीं जो है वो बांध रहेगी। हम पूछेंगे उससे कुछ और, लेकिन वो बोलेगा कुछ और। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेंसरी अफेजिया, जिसको हम रिसेप्टिव अफेजिया भी कहते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी समझ नहीं तो लास्ट पे मैं आपको पूछ लूंगा, अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपने क्या याद रखना है, पहले आपकी वो सारे जो आपका मैकेनिज्म था वो आपने याद रखना है, ये वाला जो जो मैंने आपको ड्रा करके दिखाया है, ये आपने याद रखना है। आफेजी की डेफिनेशन आपने लिखनी है, फिर इसकी टाइप्स के ऊपर आ जाना है, किसकी टाइप्स के, सेंसरी आफेजी आपने सिर्फ याद रखना है, इसको रिसेप्टिव आफेजिया भी कहते हैं। इसमें जो एरिया डैमेज होता है वो वर्निक एरिया होता है, यानी कि जो आपका एक तरह से जो सेंसरी एरिया वो डैमेज हो जाता है। ये मतलब कि ब्रोकाज एरिया ठीक होगा, ब्रोकाज एरिया ठीक होने की वजह से ये पूरा सेंटेंस, यानी कि पूरा इसका मोटर रिस्पॉन्स तो ठीक होगा, लेकिन इसका जो सेंसरी रिस्पॉन्स है, जो इसका अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी है, वो वीक हो जाएगी। हम इसके सवाल कुछ और करेंगे, जवाब ये कुछ और देगा। ठीक है, ये आपका कौन सा होता है, ये आपका सेंसरी अफेजिया, ये आपका रिसेप्टिव अफेजिया होता है। अब हम दूसरे इसके टाइप्स के ऊपर आते हैं। जो दूसरी टाइप है वो कौन सी है, वो होगा आपका एक तरह से मोटर अफेजिया। कौन सा, आपका एक तरह से मोटर अफेजिया के, मोटर अफेजिया का क्या सीन होता है। देखिए, मोटर अफेजिया को आपने कहना है कि इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिव अफेजिया भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो मोटर अफेजिया आपने लिखना है कि इट इज आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज, इसको हम कहते हैं आपके तरह से एक्सप्रेसिव। ठीक है, एक्सप्रेसिव अफेजिया भी कहते हैं। यानी कि क्या मतलब है एक्सप्रेसिव अफेजिया का,
देखो आपका एक तरह से मोटर रिस्पॉन्स है, मोटर रिस्पॉन्स से आप अपने आंसर को एक तरह से एक्सप्रेस कर रहे होते हो, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे होते हो। तो अब अगर आप में जो मोटर एरिया है, यानी कि आपका जो ब्रोकाज एरिया है वो डैमेज हो चुका है, तो आप प्रॉपर जो एक्सप्रेसिव अफेजिया होगा, यानी कि आप आपका क्या होगा, आप अपने सेंटेंस को प्रॉपर बोल ही नहीं सकोगे, आप अपने आप को जो अपनी आपकी जो वर्डिंग होगी उसको प्रॉपर एक्सप्रेस ही नहीं कर सकोगे, आपका जो मोटर रिस्पॉन्स होगा वो सही नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिव अफेजिया कहते हैं। इनके अंदर जो आपका वर्निक एरिया होगा, वर्निक एरिया बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि ये चीजों को समझ तो सही रहे होंगे, लेकिन इनका जो मोटर रिस्पॉन्स होगा वो काफी वीक होगा। जी अभी अब मैं आपको समझाता हूँ, अभी आपने सिर्फ इसकी मतलब कि स्टेटमेंट के ऊपर आना है कि इसमें क्या सीन होता है। इसको हम एक्सप्रेसिव अफेजिया कहते हैं। जो उसका एक तरह से जो वर्निक एरिया होता है वो ठीक होता है, ठीक है, यानी कि सेंसरी जो एरिया होता है वो ठीक होता है। फिर आपने इसके अंदर लिखना है कि एरिया टू बी डैमेज, ठीक है, यानी कि एरिया टू बी डैमेज, ऐसा कौन सा एरिया होता है जो जो इन लोगों के अंदर डैमेज होता है। तो आपने कहना है कि जो आपका ब्रोकाज एरिया होता है, कौन सा आपका एक तरह से जो ब्रोकाज एरिया होता है वो डैमेज हो जाता है। ब्रोकाज एरिया कहाँ पे होता है ये बता चुका हूँ, जो आपके फ्रंटल लोब का इंफीरियर पार्ट होता है वहां पे आपका ब्रोकाज एरिया होता है, जी आपका डैमेज हो जाता है। अब देखें इन लोगों के अंदर क्या होता है, इन लोगों के अंदर जो मोटर रिस्पॉन्स होगा वो सही तरह नहीं होगा। अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट इनकी लिखवाता हूँ, फिर आपको इसके मतलब की समझ आ जाएगी। आपने कहना कि जो ये जो कंडीशन होगी ना, इन दीज कंडीशन या इन दीज पेशेंट, इन पेशेंट के अंदर, ये इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, द पेशेंट, ठीक है, क्या होगा कि द पेशेंट, ये अपनी पहली स्टेटमेंट लिखनी है, फिर जनाब आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी। द पेशेंट्स अंडरस्टैंड द सेंटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, द पेशेंट अंडरस्टैंड द सेंटेंस, यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो है वो पेशेंट जो है वो सेंटेंस को, यानी कि जो एक सेंटेंस होगा, जो जो चीज हम उससे पूछेंगे, आपका नाम क्या है फॉर एग्जाम्पल, उसको अंडरस्टैंड तो कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि यार ये मुझसे ये पूछ रहा है। इन दिस कंडीशन द पेशेंट अंडरस्टैंड द सेंटेंस बट कैन नॉट स्पीक, ठीक है, यानी कि बट कैन नॉट स्पीक इन ए फुली सेंटेंस मैनर, ये इंपॉर्टेंट है, बट कैन नॉट स्पीक इन ए फुली सेंटेंस, ठीक है, बट कैन नॉट स्पीक इन ए फुली सेंटेंस मैनर, ठीक है, यानी कि बट कैन नॉट स्पीक इन ए फुली सेंटेंस मैनर, यानी कि आपका ब्रोकास का क्या मतलब होता है, आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका ब्रोकाज एरिया होता है ना, ब्रोकाज, ठीक है, या ब्रोका, ठीक है, जो ब्रोका होता है इसका मतलब ये होता है कि आपके एक तरह से जो ब्रोकन वर्ड होते हैं, क्या होते हैं कि आपके एक तरह से ब्रोकन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ब्रोकन वर्ड्स होते हैं। यानी कि अभी आपने इसकी जनाब आपने लिखना है कि मोटर अफेजिया क्या होता है, और मोटर अफेजिया को हम एक्सप्रेसिव अफेजिया भी कहते हैं। इसका जो एरिया डैमेज होता है वो ब्रोकाज एरिया डैमेज होता है, यानी कि आपका जो मोटर एरिया है वो डैमेज हो जाता है। ये मोटर एरिया कहाँ पे होता है, आपने कहना है कि ये आपका जो फ्रंटल लोब का इंफीरियर पार्ट है वहां पे होता है। अब जब आपका सिर्फ मोटर अफेजिया डैमेज होता है तो इसमें जो आपका वर्निक एरिया होता है वो सही होता है, यानी कि आपका जो सेंसरी एरिया होता है वो सही होता है। तो इन लोगों के अंदर जो वो सेंटेंस को, जो चीज़ हम उनसे पूछेंगे वो प्रॉपर अंडरस्टैंड तो कर लेंगे, लेकिन मोटर एरिया डैमेज होने की वजह से वो आपको प्रॉपर लाइक जो रिस्पॉन्स नहीं दे सकेंगे, ठीक है, यानी कि वो आपको ब्रोकन वर्ड्स में बोलेंगे, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं इनसे पूछूंगा ना, मतलब कि मैं इनसे पूछूंगा कि आपका नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर पूछेगा कि आपका नाम क्या है। अब आपका नाम क्या है एक सेंसरी इंपल्स है, अब सेंसरी इंपल्स जो है वो वर्निक एरिया के पास की, वर्निक एरिया जो होगा उसने सेंस किया कि यार ये वाकई मुझसे आपका नाम क्या है ये पूछ रहा है, यानी कि जो सेंसरी इंपल्स है उसने समझ लिया, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया कि ये मुझसे क्या पूछना चाहता है। अब जब वो जवाब देगा ना, जवाब वो सही देगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो मतलब कि जवाब देगा, लेकिन उसका जो जवाब होगा ना वो मोटर रिस्पॉन्स सही ना होने की वजह से वो क्या होगा, वो कहेगा कि मेरा, यानी कि वो कहेगा कि मेरा, फिर वो रुक जाएगा, वो कहेगा मेरा, फिर कुछ मतलब कि आपका सेकंड के लिए या कुछ मिनट्स के लिए रुक जाएगा, फिर कहेगा मेरा नाम, फिर जनाब वो रुक जाएगा, मेरा नाम फलां है, ठीक है, मेरा नाम फलां है, यानी कि मेरा नाम जो भी है वो कहेगा, यानी कि वो मतलब कि आपका ब्रोकन वर्ड्स में बोलेगा, ऐसा ऐसा बोलेगा, ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर सेंटेंस में नहीं बोलेगा, यानी कि कैन नॉट स्पीक इन ए फुली सेंटेंस मैनर, यानी कि एक पूरे सेंटेंस में वो नहीं बोल सकता, यानी कि अंडरस्टैंड तो सही तरह कर लेगा एक चीज को, जो आपको उसका लाइक जो मतलब कि एक मोटर रिस्पॉन्स है उसको अंडरस्टैंड तो सही कर लेगा, लेकिन जवाब देने में उसको थोड़ा मसला होगा, क्योंकि आपका मोटर एरिया डैमेज है ना, मोटर एरिया डैमेज होने की वजह से उसको क्या होगा, उसका मतलब कि मोटर रिस्पॉन्स होगा वो सही नहीं होगा, वो कहेगा कि मेरा, फिर वो रुक जाएगा, नाम, फिर वो रुक जाएगा, फलां है, मेरा नाम फलां है, तो वो अड़ अड़ के जवाब देगा, ब्रोकन वर्ड्स में जवाब देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोटर अफेजिया या एक्सप्रेसिव अफेजिया। आपने क्या कहना है, मोटर अफेजिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम एक्सप्रेसिव अफेजिया भी कहते हैं। ब्रोकाज एरिया यानी कि मोटर एरिया
डैमेज होता है आपके फ्रंटल लोब में। जब वो डैमेज होता है आपका ये एरिया, तो इसमें जो पेशेंट होता है वो चीजों को अंडरस्टैंड तो सही कर लेता है, लेकिन पूरे सेंटेंस में नहीं बोल सकता, मोटर रिस्पॉन्स उसका सही नहीं होता। वो मतलब कि चीजों को आड़ आड़ के जनाब, मतलब कि वर्डिंग फॉर्म में जो है वो बोल रहा होता है, लेकिन हमने ऊपर देखा कि वो मतलब कि प्रॉपर सेंटेंस तो पूरा बोल रहा होता था, पूरा सेंटेंस जो वो बोल रहा होता था, लेकिन आपके क्वेश्चन के इरेलीवेंट होता था, क्योंकि उसमें जो मोटर एरिया था, जो उसमें एक तरह से मोटर एरिया था, यानी कि उसमें जो मोटर एरिया था वो मोटर एरिया सही था, उसमें जो मोटर एरिया था वो सही था, यानी कि वो चीजों को मोटर रिस्पॉन्स सही कर रहा था, लेकिन सेंसरी रिस्पॉन्स गलत था, तो इस वजह से वो इरेलीवेंट टू द क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना कि आपके इस कंडीशन के अंदर क्या होता है। आई होप सो कि आपको मोटर रिस्पॉन्स की समझ आ चुकी होगी कि मोटर रिस्पॉन्स में जो पेशेंट होता है इसमें क्या सीन होता है। अब हम एक और कंडीशन, इसमें एक और टाइप्स लिखी हुई है, वो होता है आपके तरफ से कंडक्शन ऑफ, जो तीसरी टाइप्स के ऊपर हम जाते हैं वो होगा आपका एक तरह से कंडक्शन ऑफेजिया। जो आपका कंडक्शन ऑफेजिया होता है इसमें क्या होता है, कंडक्शन ऑफेजिया यानी कि आपका जो वर्निक एरिया है उससे जो ब्रोकाज एरिया के दरमियान जो एक कंडक्टिव पाथवे है वो डैमेज हो जाएगा। मतलब कि क्या मतलब वो डैमेज हो जाएगा, मतलब क्या मतलब है, यानी कि ये जो आपका आर्कुएट फेसिकुलस है ये डैमेज हो जाएगा। जब आपका आर्कुएट फेसिकुलर डैमेज हो जाएगा तो ये इसमें क्या होगा, यानी कि इन लोगों के अंदर क्या होगा कि आपका जो आपका जो आपकी कंडक्शन अफेजिया है ना, इसमें क्या होगा कि जो आपका आर्कुएट फेसिकुलस होगा वो क्या होगा कि वो बराबर डैमेज हो जाएगा। वो मतलब कि क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। जब वो डैमेज हो जाएगा तो इस वजह से जो आपका आर्कुएट फेसिकुलस है, जो आपका वर्निक एरिया, उनके दरमियान जो प्रॉपर कनेक्शन है वो मतलब कि सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपने कहना है कि इस कंडीशन को मतलब कि एरिया टू, इसके डायरेक्टली आपने आ जाना कि एरिया टू बी डैमेज, यानी कि इसमें कौन सा एरिया डैमेज होगा। तो आपने कहना है कि इसमें जो आपका एरिया डैमेज होगा वो होगा आपका आर्कुएट फेसिकुलस। कौन सा, आपका एक तरह से आर्कुएट, जो आपका फेसिकुलस एरिया होगा वो डैमेज हो जाएगा। जब आर्कुएट फेसिकुलर डैमेज हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट की जो रिसेप्शन और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है ना वो दोनों खराब हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट के रिसेप्शन वाला और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज दोनों जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि इसमें आपने क्या लिखना है कि इन दीज कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन के अंदर या इन दो पेशेंट के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो पेशेंट होगा, जो आपका पेशेंट होगा उसकी उसकी जो रिसेप्शन, ठीक है, यानी कि उसकी क्या होगी, उसकी रिसेप्शन एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, ठीक है, एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो होगी ना वो दोनों खराब हो जाएंगी, वो दोनों से इम्पेयर्ड हो जाएंगी। अब दोनों खराब यानी कि क्या मतलब इसका, यानी कि वो आपके जो सेंटेंस होंगे वो सेंटेंस को ना तो प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकेगा कि मतलब कि जो उससे पूछने वाला है वो क्या पूछ रहा है, ना तो उसके जो मतलब कि उसके मतलब कि जो प्रॉपर जो है वो जवाब दे रहा होगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या, मैं उससे पूछता हूँ कि यार आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मैं उससे पूछता हूँ, वो क्या कहता है कि, फिर वो कहते हैं इरेलीवेंट क्वेश्चन देता है, वो कहता है कि मैंने, वो कहेगा मैंने, मतलब कि इरेलीवेंट, इसमें दोनों कंडीशन आ जाएंगी आपके वर्निक के, यानी कि आपका सेंसरी अफेजिया वाली भी और आपकी दूसरी जो आपकी मोटर अफेजिया वाली भी। वो के मतलब आपका नाम क्या है, एक तो वो इरेलीवेंट आंसर देगा, दूसरा ये क्या करेगा, वर्डिंग में देगा, ये कहेगा मैंने, फिर रुक जाएगा 10, फिर कहेगा रोटियां, फिर रुक जाएगा खाई है। यानी कि इसमें दोनों कंडीशन आ जाएंगी। ठीक है, आर्कुएट अफेजिया में दोनों कंडीशन आ जाएंगी, उसका लाइक जो एक तरह से एक्सप्रेसिव अफेजिया है वो भी डैमेज हो जाएगा, और आपका जो एक तरह से रिसेप्टिव जो है कंडीशन वो भी खराब हो जाएगी। ना तो ये मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ना तो ये जवाब दे सकेगा, ना ही पूरे सेंटेंस में बोल सकेगा। तो इसमें ये आता है आपके किसमें, आपके कंडक्शन अफेजिया में। अब कंडक्शन अफेजिया में क्या होता है, कंडक्शन अफेजिया में हमने देखा कि इसमें जनाब आपका आर्कुएट फेसिकुलस डैमेज हो जाता है। एक और उसने कंडीशन लिखी है ग्लोबल अफेजिया। ठीक है, क्या होता है कि आपका ग्लोबल अफेजिया। अब ग्लोबल अफेजिया में आपने याद रखना कि ग्लोबल अफेजिया में क्या होता है कि ग्लोबल अफेजिया में जो आपके ब्रोकाज एरिया होते हैं ना, ठीक है, यानी कि आपका जो ब्रोकाज एरिया होते हैं, ठीक है, ब्रोकाज एरिया एंड वर्निक एरिया डैमेज हो जाते हैं, ब्रोकाज एरिया एंड वर्निक एरिया जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। यानी कि आपका कंडक्शन अफेजिया में क्या था, आपका आर्कुएट फेसिकुलस डैमेज हुआ था, लेकिन इस ग्लोबल अफेजिया में क्या होता है कि आपका जो ब्रोकास और वर्निक एरिया दोनों डैमेज हो जाएंगे, लेकिन इनका जो आउट इफेक्ट होगा, जो उनके एक तरह से जो कंडीशन, जो रिजल्ट होगा पेशेंट का वो सेम होगा, दोनों का सेम होगा। यानी कि वो मतलब कि उसमें मतलब कि जो आपका कंडक्शन ऑफ फिजिक्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ना तो वो ये मतलब कि रेलिवेंट आंसर दे रहा होगा, ना तो वो प्रॉपर सेंटेंस में दे रहा होगा, लेकिन फर्क कहाँ पे है, फर्क एरिया टू बी डैमेज, यानी कि फर्क ये है कि कौन कौन सा एरिया डैमेज हो रहा है। आर्कुएट फेसिकुलस उसमें डैमेज होता है तो इसमें आपके दोनों एरिया होते हैं, ब्रोकाज एरिया और वर्निक एरिया, वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिखना है कि आपका एक तरह से ग्लोबल अफेजिया, इन दो ग्लोबल अफेजिया, इसमें क्या सीन होता है, ये सारी कंडीशंस आपको
जो है वो पता होनी चाहिए कि इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बता दें कि आपको समझ आई है या ऊपर से सारी चीजें गुजरी। ओके जी, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपका फीवर और हीट स्ट्रोक। इसको मतलब कि आप सबको पता है कि आपका फीवर या हीट स्ट्रोक क्या होता है, लेकिन अभी भी हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि इनमें क्या सीन होता है। देखो, फीवर में आपने याद रखना कि फीवर जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि कोई भी इंटरनल सिचुएशन होती है, ठीक है, यानी कि कोई भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एक तरह से इंटरनल सिचुएशन होती है। इंटरनल सिचुएशन से क्या मुराद है कि यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपका जो है वो सेल क्या होगा, सेल डैमेज हो गया। जब भी आपको सेल डैमेज होता है तो सेल डैमेज के बदले में क्या होता है कि आपको एक तरह से इन्फ्लामेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही है ना, यानी कि आपका फॉर एग्जांपल सेल डैमेज हुआ, यानी कि आपको जो है वो कोई ना कोई आपकी बॉडी के अंदर जो है वो किसी भी वजह से आपका सेल डैमेज हुआ, ठीक है, या आपको इंजरी वगैरह होगी, तो आप उसके बदले में आपको इन्फ्लामेशन हो जाती है। और आपको पता है कि जब आपको इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे आपको पता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, अगर हम देखें तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही है ना, हमने जनाब आपकी एनसेड्स के जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपके जो प्रॉपर जो इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है। आपने सिर्फ ये समझना कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो आपके कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा कुछ और साइटोकाइन जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। यानी कि साइटोकाइंस ऐसे आपके एक तरह से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन करवाते हैं। क्योंकि आपने जर्नल जर्नल पैथो के अंदर पढ़ा होगा कि ये भी आपके एक तरह से जो इन्फ्लामेशन ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट जो आपके साइटोकाइंस होते हैं, इंटरल्यूकिन 1 होता है एंड इंटरल्यूकिन 6 होता है। ये हम इम्यूनो के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आपने सिर्फ याद रखना है कि क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि कुछ आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज होते हैं, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 जो होते हैं ये आपके प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जनाब आपके ब्रेन के अंदर जाते हैं, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में जाते हैं। क्या करते हैं, आपके हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं। अब हमने देखा था कि यार आपका जो हाइपोथैलेमस होता था वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो हीट को इंक्रीज करता था। हमने उसके एरिया प्रॉपर डिस्कस किए थे। तो ये आपके जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं ये प्रोस्ट आपके हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं। हाइपोथैलेमस को कहते हैं कि यार हमारी बॉडी जो है ना उसके अंदर इन्फ्लामेशन हुई है क्योंकि वहां पे कोई ना कोई पैथोजिन आया है, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई पैथोजिन आया है, कोई ना कोई ऐसी चीज आई है जो हमारी बॉडी को एक तरह से इरिटेट कर रही है। तुम ऐसा करो कि बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो। बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ये होगा कि जो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल कितना होता है आपका 37 होगा, फॉर एग्जाम्पल वो क्या कर देगा, आपका जो टेम्परेचर वो 39 तक कर देगा, ठीक है, 39 डिग्री तक सेल्सियस तक कर देगा। इससे क्या होगा, जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पैथोजिन होगा वो पैथोजिन इनएक्टिवेट होगा, वो पैथोजिन मर जाएगा, ठीक है। यानी कि जो उसकी एक तरह से जो एक्टिविटी है जो पैथोजिन की वो कम हो जाएगी। तो ये फीवर भी अल्लाह ताला की एक नेमत होती है, ठीक है। यानी कि इन्फ्लामेशन के बदले में इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए, प्रोस्टाग्लैंड E2, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 जो है ये रिलीज हुए आपके हाइपोथैलेमस के पास के। हाइपोथैलेमस को कहा कि यार टेम्परेचर इंक्रीज करो, हमने पैथोजन को इनएक्टिवेट करना है। उसने क्या किया, उसने जनाब आपका एक तरह से जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था, यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से आपको एक कंडीशन बोलते हैं जिसको हम कहते हैं पायरेक्सिया। आपने सुना होगा पायरेक्सिया। तो पायरेक्सिया को हम आम जबान में क्या बोलते हैं, फीवर कहते हैं। तो वो क्या करवा देगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करवा देता है जिसको हम कहते हैं पायरेक्सिया कहते हैं। तो ये आपकी इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर इंटरनल सिचुएशन हो जिसमें आपका बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, उसके बदले में आपकी इन्फ्लामेटरी जो मीडिएटर्स हैं वो रिलीज हो, वो आपके हाइपोथैलेमस के पास जाएं और आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो उसको हम कहते हैं फीवर। उसको हम क्या कहते हैं, फीवर। उसने लिखा हुआ है साइटोकाइन एक्टिवेशन होती है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, ठीक है। यानी कि आप जो फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन, जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो साइटोकाइन की एक्टिवेशन हो जाती है, जो मैं आपको बता चुका मेन जो होते हैं। अब आप फीवर के अंदर याद रखें कि आपकी बॉडी का जो खुद का टेम्परेचर है, खुद का फॉर एग्जाम्पल 37 है ना, तो वो उसका 39 यानी 40 या 40+ भी हो सकता है। यानी कि बॉडी का अपना जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। हम हीट स्ट्रोक में देखेंगे तो कि बॉडी का जो खुद का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, 37 ही रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल हीट जो होगी वो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होगी, ठीक है। फीवर के अंदर अभी आपने सिर्फ याद रखना है कि आपकी जो बॉडी का खुद का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहना है इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 40+ हो जाता है, 104 डिग्री का आपको टेम्परेचर हो सकता है। मतलब कि आपने याद रखना है कि 37 से ऊपर जा सकता है, 40+ हो सकता है, और इसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा फीवर में।
इसमें मतलब क्या हो सकता है, आपको फिब्राइल सीजर हो सकते हैं, यानी कि इसकी वजह से अगर आपको बहुत ज्यादा सीजर हो, बच्चे के अंदर अगर बहुत ज्यादा सीजर हो जाए, मतलब सॉरी, बच्चे के अंदर अगर बहुत ज्यादा बुखार हो जाए, फीवर हो जाए, तो उसमें फिब्राइल सीजर हो जाएंगे। ये फिब्राइल सीजर हम पढ़ चुके हैं, इसकी क्या कंडीशन होती है, लेस देन 5 ईयर बच्चों में होती है। और हम इसकी पीरियड्स में भी इंशाल्लाह इसको हम देखते हैं, आज मतलब कि कल हम या परसों हम इसको देखेंगे। तो फिब्राइल सीजर जो होते हैं वो हो सकते हैं, मैंने कल बताया था आपको। मैनेजमेंट मैनेजमेंट हमने क्या करनी है, हमने कल भी देखा था कि यार फीब्राइल सीजर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीवर होता है, और फीवर की वजह से आपके बच्चे में सीजर आते हैं। फीवर जो होता है वो आपके ब्रेन के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर असर कर जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने जो एक्चुअल जो एग्जैक्ट जो पैथोलॉजी होती है, जो अंडरलाइन पैथोलॉजी होती है, उसको ठीक करना होता है। हमने फीवर को ठीक करना होता है। तो फीवर के लिए हम क्या दे सकते हैं, हम जब एंटीपायरी जो पायरिग्जिया की ड्रग्स है, एंटीपायरिग्जिया ड्रग्स जो है वो दे सकते हैं। यानी कि हम एसिटामिनोफेन, पैनाडोल, पाकिस्तान की कौमी दवाई, वो हम दे सकते हैं, आइब्रूफिन दे सकते हैं, एस्प्रिन दे दो, वो सारी चीजें हम दे सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी इफ इंडिकेटेड, यानी कि अगर आपको क्या हो रहा है, कोई बैक्टीरिया जो है उसका हो रहा है, ठीक है, तो अगर कोई भी आपको बैक्टीरिया वगैरह जो है उसकी वजह से मतलब कि बैक्टीरिया करवा रहा है, तो आप जो है वो एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हो। वायरस करवा रहा था, वायरल भी दे सकते हो। अच्छा, फीवर इज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, देन शुड वी टेक एंटीबायोटिक्स और एनसेड्स। हाँ ठीक है, मैं अभी वही बता रहा हूँ कि फीवर आपका क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन आपने इनिशियली फीवर को ट्रीट नहीं करना होता। हाँ अलबत्ता अगर फीवर जो है वो कुछ और कंडीशन करवा रहा है, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल वो आपको लाइक फिब्राइल सीजर करवा रहा है, या आपको बहुत ज्यादा आपकी डेली लाइफ को इरिटेट करवा रहा है, तो आपने जो है वो फीवर को ट्रीट करना है। ठीक है, इनिशियली जो रेज होगा वो आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ही होगा। लेकिन अगर जो फीवर है उसकी वजह से आपको कुछ साइड इफेक्ट आए, ठीक है, उसकी वजह से आपकी जो डेली लाइफ है वो मतलब कि काफी जो है वो लाइक इम्पेयर हो रही है, वो सही नहीं हो रही, तो आपने फीवर को लाइक कंट्रोल करने के लिए भी आपने लाजमी और लाजमी एनसेड और एंटीबायोटिक्स देनी है। तो आपने कहना है कि एसिटामिनोफेन, पैनाडोल, आइब्रूफेन दे सकते हैं, अगर एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं, या अगर मतलब कि अगर वो क्या हो, आपकी लाइक एंटी आपकी बैक्टीरिया की वजह से आपका इन्फ्लामेशन हो रही हो, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर मतलब कि ये भी होता है ना, आपने सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि अगर आपका फीवर एक हद से ज्यादा या एक टाइम से ज्यादा अरसे तक रहेगा, तो फिर वो आपकी बॉडी के लिए खतरनाक होगा, फिर हमें उसको लाजमी ट्रीट करना होता है। आई होप सो कि आपको फीवर की समझ आ चुकी होगी कि फीवर का क्या सीन होता है। इसके अलावा हीट स्ट्रोक ऐसी कंडीशन होती है गर्मियों में, आप देखोगे, ठीक है, जो अभी हम गर्मी वगैरह आ रही हैं, इसमें हम देखोगे वो कहते हैं ना कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, और आपका जो एक सर है उसको ढांप के बाहर जाएं। स्पेशली जो आपका मेडुला ओब्लांगेटा का जो एरिया है ना, यानी कि जो आपका बैक साइड है आपकी हेड की, उसको लाजमी और लाजमी लपेट के बाहर जाएं, ठीक है, यानी कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, और अपने सर को जो है वो स्पेशली जो आपका मेडुला ओब्लांगेटा है उसको ढांप के जाएं। अब उसकी वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि आपकी जो हीट होती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, अब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से होगा। वो इंटरनल सिचुएशन हो रही थी, ये एक्सटर्नल सिचुएशन, यानी कि एक्सटर्नल जो आपका सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसकी वजह से होगा आपका हीट स्ट्रोक। इसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर हीट इतनी ज्यादा चली जाएगी, यानी कि आपकी जो इन्वायरमेंट के अंदर जो हीट है, जो सन की हीट है, वो इतनी ज्यादा चली जाएगी, जिसकी वजह से आप जो है उस हीट को बाहर जो है वो निकाल ही नहीं सकोगे। यानी कि अगर एक कमरा है, कमरे में अगर बहुत ज्यादा हीट आ जाए, तो आप खिड़कियां वगैरह खोलती हो ताकि वो ठंडी हवा आए और आपकी जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा कि आपकी हीट इतनी ज्यादा डेसिपेट हो जाएगी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी हीट ज्यादा चली जाएगी कि आप उसको बाहर जो है वो एक्सक्रीट, यानी कि बाहर निकाल ही नहीं सकोगे। जब बाहर निकाल ही नहीं सकोगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो हीट होगी, सॉरी जो हीट होगी वो इंक्रीज होगी। अब इसके अंदर जो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा ना वो 37 ही रहेगा, ठीक है, यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन तकरीबन नॉर्मल ही रहेगा, तकरीबन नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन जो एक्सटर्नल हीट है वो काम खराब कर रही है, एक्सटर्नल हीट ज्यादा हो गई है, ठीक है। हाइपोथैलेमस बेचारा जो है वो कूलिंग करवाएगा, उसका एक मैकेनिज्म ये भी था ना, वो कूलिंग करवाता है, तो वो कूलिंग वगैरह करवाएगा, लेकिन हीट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो उसका जो काम है वो भी मतलब कि बस कर जाएगा, यानी कि वो भी जवाब दे जाएगा, ठीक है। तो आपने कहना कि बॉडी अपनी तरफ कूलिंग करेगी, लेकिन हीट इतनी ज्यादा होगी कि आप जो है वो बाहर हीट को निकाल ही नहीं सकोगे, ठीक है। तो आपने कहना है हीट आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसको आप निकाल ही नहीं सकोगे, बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म लाइक कूलिंग वगैरह करेगी, ठीक है, लेकिन कूलिंग वगैरह जो है वो भी आपका जो है वो बॉडी को कंपनसेट नहीं कर सकेगी। इसमें जो आपका टेम्परेचर होता है वो आपका क्या होता है कि 40 डिग्री होता है, ठीक है, जो आपका 40 डिग्री होता है उससे कम रहता है, ठीक है, यानी कि उससे 40 डिग्री जो है उससे कम रहता है। फिर आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि जो आपके CNS डिस्फंक्शन होता है, लाइक आपको जो है वो कन्फ्यूजन वगैरह हो सकती है,
क्या हो सकता है, आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आपको एक तरह से मतलब कि अगर आपके ब्रेन के अंदर हो जाए, आपके ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। दूसरा ये क्या करेगा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ये आपके रैप्डोमायोलाइसिस करेगा। रैप्डोमायोलाइसिस यानी कि आपकी जो मसल्स होंगी उन मसल को ब्रेक डाउन करेगा। हम फार्मा सॉरी बायोकेम के अंदर भी पढ़ रहे थे कि आपका जो रैप्डोमायोलाइसिस, जब आपका लाइक मसल ब्रेक डाउन होते हैं, वहां से मायोग्लोबिन लिखता है निकलता है। और मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी कि अगर आपके पास एक चोर आ जाए, ठीक है, चोर को आप बहुत ज्यादा मारते हो, या एक पेशेंट है उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके बाद में किडनी फेलियर हो जाता है, उसके यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मायोग्लोबिन आपके ऑर्गन के लिए डैमेज होती है, ये आपके ऑर्गन को डैमेज करते हैं, ये आपकी किडनी को डैमेज करेगी। जब किडनी को डैमेज करेगी, साथ यही आपको मायोग्लोबिन, एक्सेस मायोग्लोबिन आपके यूरिन के अंदर आएगी। मायोग्लोबिन का जो कलर होता है वो आपका यूरिन का जो आपका मायोग्लोबिन का जो कलर होता है वो रेड होता है। तो वो आपकी किडनी को डैमेज करेगी, साथ वो इसके आपकी मायोग्लोबिन खुद भी आपके यूरिन के अंदर आएगी। तो जिसकी वजह से आपको यूरिन के अंदर ब्लड मिलेगा, ब्लड मिलेगा यानी कि यूरिन का जो कलर होगा वो रेड मिलेगा। ठीक है, तो ये रैप्डोमायोलाइसिस होती है। दूसरी ये क्या करेगी, दूसरी जब आपकी बॉडी का रैप्डोमाइलोसिस होता है तो ये आपका मायोग्लोबिन क्या करता है, आपकी किडनी को डैमेज करता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको किडनी फेलियर भी होता है। हम इसके अंदर किडनी फेलियर यानी कि आपको हीट स्ट्रोक में हम किडनी फेलियर भी देखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने लिखना है। फिर इसके अलावा क्या होता है, ये जो आपका लाइक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आपने कहना कि जो आपका हीट स्ट्रोक होता है, हीट स्ट्रोक जो होता है ना, वो क्या कर आपकी ब्लड वेसल के अंदर जो एंडोथीलियम होती है उनको डैमेज करता है। जब उनको डैमेज करता है तो इसकी वजह से जो आपका लाइक जो होता है पाथवे होता है जिसके अंदर आपकी ब्लड क्लोटिंग होती है, ब्लड क्लोटिंग वगैरह होती है, वो बहुत ज्यादा होगी। मतलब कि हमने उसमें पढ़ा था आपके हिमाटोलॉजी के अंदर, ठीक है, कि हाँ DIC बिल्कुल। इसमें क्या होगा कि आपका एंडोथेलियम डैमेज हो जाएंगे। जब एंडोथेलियम डैमेज हो जाएंगी आपकी ब्लड की, तो आपकी पूरी ब्लड वेसल के अंदर जगह जगह के ऊपर ब्लड क्लोट बन जाएंगी, पूरी जिस्म के अंदर तकरीबन तमाम ब्लड वेसल के अंदर जगह जगह के ऊपर जब वो आपकी ब्लड क्लोट बन जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं DIC, डिसिमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन हो जाएगी। हम इंशाल्लाह हीमाटोलॉजी में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें DIC हो जाएगी। दूसरा क्या होता है कि जब आपका इसमें क्या होता है कि एक और कंडीशन आती है, इसमें क्या होता है कि आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं ARDS कहते हैं, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब इसमें दो कंडीशन होती है। एक तो जो आपका हीट स्ट्रोक होती है, हीट स्ट्रोक क्या करवाती है, हीट स्ट्रोक ये करवाती है कि आपके लंग्स को डैमेज करवाती है। लंग्स को किस मतलब सॉरी आपके लंग्स को क्या करती है, डैमेज करवाती है। ठीक है, एक अभी आपने याद रखना है। अब यानी कि आपके लंग्स को कैसे डैमेज करवाती है, लंग्स को बस अभी जो है वो खत्म करते हैं इसको। लंग्स को क्या करती है, डैमेज करती है। किस तरह डैमेज करती है, क्योंकि मैंने कहा कि ये क्या है, ये आपको DIC करवाती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, ये आपके लंग्स हैं। जब आपकी ऐसी जो आर्टरीज है, ठीक है, जो आपके लंग्स की तरफ जा रही है, अगर उसके अंदर क्लोट बन जाए, अगर उसके अंदर क्लोट बन जाए, तो आपके लंग्स को प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर लंग्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। तो जिसकी वजह से आपके लंग्स की नेक्रोसिस वगैरह हो जाएगी, लंग्स डैमेज हो जाएंगे। दूसरा ये जो आपका होगा ना, सारी जो कंडीशन होंगी, इसमें क्या होगा, आपकी वेसल डैमेज हो जाएंगी, आपको एंडोथेलियल सेल जो है वो डैमेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको जो ब्लड होगा वो आपकी वेसल से बाहर निकलेगा, आपको एक तरह से पल्मोनरी एडीमा करवाएंगी, आपकी लंग्स के अंदर जो है वो पल्मोनरी एडीमा भी करवा सकते हैं। ठीक है, फिर इस जो आपकी ये सारी, ठीक है, तो जिसका माइक ऑन है वो बंद कर ली। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक तरह से अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के वास्ते, क्योंकि DIC हो रहा है, उसके साथ जो हीट स्ट्रोक होता है, ये आपको लंग्स को डैमेज करती हैं ड्यू टू लो ब्लड सप्लाई, और वो सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है, इसमें क्या क्या सीन होते हैं। एंड ऑर्गन याद रखें, जो हीट स्ट्रोक होता है ना, हीट स्ट्रोक आपको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करवा सकता है, मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज करवा सकता है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। और दूसरा ये कंडीशन होती है, क्योंकि आपने देखा होगा गर्मी में आपको वेजो डायलेशन होती है, आपको गर्मियों में वेजो डायलेशन होती है। आपकी जो स्किन होती है, आपकी स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल होती है वो बहुत ज्यादा डायलेट होती है। जब आपको डायलेट होती है तो आपको ब्लड प्रेशर कम होता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो आपके ऑर्गन्स को जो ब्लड सप्लाई है वो कम मिलती है। जब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम मिलती है तो आपकी इस्कीमिया वगैरह मिलता है, तो आपके लंग्स वगैरह या आपकी किडनी वगैरह या आपके लीवर वगैरह या आपका हार्ट वगैरह वो डैमेज हो सकते हैं। तो वेजो डायलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको जो ब्लड BP कम होने की वजह से आपको ये सारी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, दूसरा आपने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, आपने जो है वो बाहर से पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा कूलिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यानी कि बाहर से उसको जो है वो ठंडे जो एक तरह से होते हैं जो कपड़े होते हैं, ठीक है, वो ठंडे कर करके उसके ऊपर लगाने हैं। उसके बहुत ज्यादा पानी देना है, उसके जनाब आप नॉर्मल सलाइन लगाओ, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह उसको दो, यानी कि उसको IV इन्फ्यूजन दो। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि हीट स्ट्रोक और फीवर में क्या डिफरेंस है। अब मुझे जल्दी से बताएं, आपको समझ आ चुकी है?